जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज़ करते हैं। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार इम्प्रूविंग बनाना फ्रूट क्वालिटी थ्रू फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में केले की सालाना पैदावार तकरीबन 1,33,000 टन है और पाकिस्तान में केला तकरीबन 33,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया जाता है। पाकिस्तान का ज़्यादातर रकबा और इसकी काश्त सिंध के इलाकों तक होती है। सिंध हमारा मोस्टली जो मेन एरिया है उसमें केला काश्त किया जाता है। केले की फसल पर बनाना बंची टॉप वायरस और बनाना विल्ट का पिछले सालों में काफ़ी अटैक हुआ है, जो सबसे तबाहकुन बीमारी है, जो सिंध के कुछ इलाकों में पैदावार को 90% तक कम कर देती है। मजीद ये कि मुल्क में सिर्फ एक वैरायटी है जो कमर्शियल बेसिस पर काश्त की जाती है, जिसकी औसत पैदावार तकरीबन 4 टन फी हेक्टेयर थी, मगर बीमारी के हमले की वजह से ये पैदावार भी कम हो गई है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पीएच डेक ने केले के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ये वेबिनार का इनकाद किया है। हमारे गेस्ट स्पीकर लोधी साहब इन सब बातों पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं इन सब से पहले आपको थोड़ा सा पीएच डेक का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई एक कंपनी है, जो ट्रेड डेवलपमेंट खाते के अंदर अपने फ्राइज से अंजाम दे रही है। जो पीएच डेक का मिशन है वो ये है कि इसकी प्रोडक्शन को, हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतों को पैदा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हमारे पूरे मुल्क को ज़रूरत है, दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है, वैल्यू एडिशन। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन की जाए और उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। केले की भी बहुत सी वैल्यू एडिशन की जा सकती है। और जो हमारा मेन इसमें मिशन है वो ये है, हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। जो इसका मकासद है वो ये है जी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इस मकसद के लिए अमल में आई है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके इसकी मुसाफकत में इजाफा करना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर और बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना, और इसकी वैल्यू एडिशन। अब मैं आपको थोड़ा सा पीएच डेक के बताऊंगा कि हम बनाना पर अभी तक क्या काम कर चुके हैं। पहले हमारी ये पोर्टफोलियो ग्रोथ में शामिल नहीं थी, अभी हमने पिछले 6 महीने में बनाना को अपने पोर्टफोलियो ग्रोथ में शामिल किया है। इसके लिए हमने इसके वेबिनार किए हैं। हमने वैल्यू एडिशन पे इसका एक वेबिनार किया, डॉक्टर अहमद दीन साहब इसमें हमारे गेस्ट स्पीकर थे। एक हमने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ बनाना पर एक वेबिनार किया है, जिसमें उसकी प्रोडक्शन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक सारी जो इसमें टेक्निक्स हैं वो फार्मर्स को हमने गाइड की थी। इसके अलावा हम एक बनाना की वर्कशॉप कर चुके हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिसमें सब स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। डॉक्टर मुबीन साहब भी उसमें हमारे स्पीकर थे और भी हमारे स्पीकर थे। उसमें जितने भी बनाना की हमारी मसले मसाइल थे वो सब डिस्कस हुए। आज हम एक बनाना पे उसकी दोबारा एक वेबिनार का इनकाद कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आप हमारी यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे देख सकते हैं, और आइंदा कोई भी हमारा वेबिनार हो या सेमिनार हो उस पर ऑलरेडी हम अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने मैनेजर जनाब खावर नदीम साहब को दावत दूंगा कि वो पीएच डेक के रोल पर बात करें और इस वेबिनार के बारे में कुछ गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। आप लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। थोड़ा सा आज के वेबिनार के बारे में और फिर हमारा जो वे फॉरवर्ड है रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर मुबीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। बेसिकली बनाना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट है, लेकिन माजी में बनाना के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उतना काम नहीं हुआ जितना मैंगो के ऊपर, सिट्रस के ऊपर, पोटैटो के ऊपर, या जो दूसरी हॉर्टिकल्चर मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हुआ। बनाना एक्चुअली अगर मैं इसको कहूँ इन शॉर्ट फॉर्म अनटैप्ड प्रोडक्ट रही है। जो डोनर फंडिंग एजेंसीज थी, कुछ एजेंसीज ने कुछ वैल्यू चेन के प्रोजेक्ट्स किए बनाना के, लेकिन उसकी कोई खातिर खा आउटकम नहीं निकल सकी। माजी में हमने जब सिंध के अंदर अपना रीजनल ऑफिस पीएचडीसी ने खोला तो हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। बहुत सारी जगह हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, फिर जाके हम लोग compete कर पाएंगे। हाई कहाँ एंड से आवाज है आवाज? इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। अ, बनाना हमारा जो करंटली एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है ईरान में, और ईरान की इनफॉर्मल एक्सपोर्ट्स हैं सारी की सारी।
मतलब अगर इसको कहा जाए, मेजर एक्सपोर्ट हमारी बनाना की ईरान में है, और जो बहुत थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर है। बेसिकली हमारा मकसद, जो हमारी कंपनी का मैंडेट है, इस इदारे का जो मैंडेट है, आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ डेवलप कर रहे हैं। अब हम लोग बनाना के ऊपर कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर खास तौर पे इसकी कॉस्मेटिक लुक और इसका साइज और इसकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग, इसकी कूलिंग के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम उस मैयार तक ले आए कि ये हाई एंड मार्केट है, जो खास तौर पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पर जो पेरू से केला आ रहा है या टर्की से केला आ रहा है, उसके साथ हम लोग compete कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए काफी काम की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इसकी पूरी वैल्यू चेन के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो हम लोगों ने विद द कंसल्टेशन ऑफ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विद द कंसल्टेशन ऑफ जो बनाना के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो टंडो सुमरो के एरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट के ऊपर, और जो प्रोविंशियल एग्रीकलचर डिपार्टमेंट है और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, इन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी प्लान किया है जो पाइपलाइन में है। वो इंशाल्लाह हम लोग अपकमिंग कुछ नहीं अगले तो मई या जून के अंदर लॉन्च भी कर देंगे। उसके मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि हम लोग बनाना बंच बैग्स लोगों में तकसीम करेंगे। इसके अलावा जो बेली बेल इंजेक्शन होते हैं वो लोगों में तकसीम करेंगे। इसके अलावा टिश्यू कल्चर तो ये भी मशीन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस का भी, हमारा लोगों के साथ बात हुई है कि हम कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कोल्ड स्टोरेजेस जो डेडिकेटेडली बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो भी लोगों को लगा के दें। इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमने एकेडेमिया से भी रब्ता किया है। हमें बनाना की, स्पेशली बनाना की जो वैल्यू चेन के ऊपर कोई एक्सपर्ट लोकल साइट पे हमें तक नहीं मिला। हमें ये पता चला है कि फिलीपींस से माजी में एफएओ के प्लेटफॉर्म से कंसल्टेंट आए थे और उन्होंने आके शायद कोई 4 या 5 माह लोगों को गाइड किया था। शायद अभी भी हमें फिलिपिनो कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा। तो पीआईडीसी भी इसके ऊपर भी काम कर रही है कि हम अगले 4 से 5 माह के अंदर एक फॉरेन कंसल्टेंट को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये सारी चीजें पाइपलाइन में है। मकसद हमारा ये है कि हम इस प्रोडक्ट को का जो पोटेंशियल है उसको सामने रखते हुए इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, खास तौर पे इसकी एक्सपोर्ट जो हाई एंड मार्केट के अंदर की जा सकती हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है। जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तो इसकी प्रोडक्शन बड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन हमने फील्ड के अंदर जाके जब देखा, लोगों के साथ मुलाकात हुई, तो हमें पता चला कि इसकी प्रोडक्शन कहीं ज्यादा है जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है। मतलब अगर 80,000 एकड़ के ऊपर बनाना काश्त किया जा रहा है, जो सरकारी नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो एमएनएफएसआर का नंबर है, ये तकरीबन 80,000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काश्त किया जा रहा है। जो हमें लोकल जो लोगों से मुलाकात करने के बाद पता चला, इसकी पर एकड़ प्रोडक्शन 10 टन, मिनिमम 10 टन है। कुछ लोग 20 टन के करीब भी ले रहे हैं। अगर हम एवरेजली 10 टन के ऊपर भी जाएं तो 8-10 लाख टन पैदावार इसकी बनती है। 1 मिलियन टन बहुत पैदावार है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत जान है, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट को इस काबिल बनाना है कि हम compete कर सकें हाई एंड मार्केट के अंदर। देखिए, ईरान वो के बड़ी अच्छी मार्केट है हमारे लिए, हमारी रीजनल मार्केट है, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को रीजनल मार्केट्स के अंदर ही जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक मार्केट के ऊपर ही फोकस्ड रहना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब बात होती है। तो इसलिए हमें ये जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशियन स्टेट्स हैं, खासतौर पे आज़रबाईजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और माजी में हमें बहुत सारे ऑर्डर भी मिलते रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है, हमारे एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेने का, कि हम लोग अपनी जो बनाना है उसको हम मार्केट के काबिल बना सकें, और उसकी क्वालिटी को और उसकी शेल्फ लाइफ को बेहतर कर सकें। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा पीआईडीसी का बता दूं कि हम लोगों ने इसके ऊपर इसकी वैल्यू चेन को डेवलप करने के लिए सीरीज ऑफ वेबिनार्स प्लान की हुई है। उसकी डिटेल्स, इन खासतौर पे बनाना के वेबिनार्स की डिटेल्स, या बाकी जो हमारे वेबिनार्स होते हैं हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, उनकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स के अंदर अभी जुल्फिनान साहब शेयर कर देंगे, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और मैं एक बात लाजमी करूंगा आप लोगों की खिदमत में कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडेमिया से बहुत सारे लोग हैं, रिसर्च के लोग यहाँ पर हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप प्लीज
हमें गाइड जरूर करते रहें कि हम और कौन सी ऐसी एरियाज हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोगों के साथ अवेयरनेस शेयर करें या जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो चीजें तो हमें समझ आ रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको टेकअप करके लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है हमने मिलजुल के काम करना है, तो आप हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करें। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्रपोजल हो, तो वो भी आप हमें बताएं। जहाँ पर फंडिंग की जरूरत हो तो हमारे पास ईडीएफ एक इदारा है, हम वहाँ से इसको फंड भी करवा सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप से रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम प्रेजेंटेशन के बाद लेंगे। अभी प्लीज अपने सवालात को अपने पास रखिएगा और प्रोग्राम के एंड तक इंतजार करिएगा। जो ही ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी हम आपके सवालात को भी एड्रेस करेंगे, आपके ख्यालात का इजहार भी हम लोग यहाँ पर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आई वुड रिक्वेस्ट टू डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर मुबीन साहब, सर आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मुबीन साहब, डॉक्टर मुबीन साहब आप हमारे साथ हैं सर? जब तक डॉक्टर मुबीन साहब ज्वाइन करते हैं मैं तब तक अपनी बात करता हूँ। जुल्कनन बेटा पता कर लो डॉक्टर साहब का। बात बड़ी सिंपल है सर। बनाना के अंदर पोटेंशियल है, हमने उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। मार्केट एक्सप्लोरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे बहुत मोहतरम दोस्त निजामानी साहब भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नियाज साहब। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुबीन साहब की प्रेजेंटेशन के बाद वो भी हमारे साथ जरूर अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि डॉक्टर जो नियाज साहब हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है बनाना के अंदर। इन्होंने, मैं बल्कि अक्सर कहा करता हूँ कि नियाज भाई ने अपने पास एक माइक्रो लैब का इनेकाद किया है, जो शायद जो गवर्नमेंट साइड से होनी चाहिए थी। ये अपनी कैपेसिटीज के अंदर जितना बेहतर काम किया जा सकता है ये कर रहे हैं, उसको टेक्निकली चीज़ों को टेकअप करके ये मामलात को वहाँ पर डील कर रहे हैं। खासतौर पे बनाना की जो ठीक है। पनामा विल्ट का जो मामला आया है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। डॉक्टर मुबीन साहब ऑनलाइन है, कहता आपने म्यूट किया है, मुझे म्यूट अच्छा, डॉक्टर साहब को अनम्यूट करें भाई। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनको हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं जी। बस 1 मिनट सर, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि हम डॉक्टर साहब को ज्वाइन करवा रहे हैं जी। हो गया अनम्यूट? म्यूट कर रहे हैं, एक बंदा था, हो ही नहीं रहा है जब से सर बात करें। म्यूट ऑल तो नहीं कर दिया? नहीं। डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन शेयर करवाएं, उनसे कहें प्रेजेंटेशन शेयर करें। अभी म्यूट है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? सर अपने आप को अनम्यूट करिएगा, यहाँ से हमने म्यूट नहीं किया आपको। क्यों? अरे लिस्ट बना दो। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? चले सर, आप आवाज आ रही है मेरी? क्या आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है सर। चले सर, बहुत शुक्रिया। सर यू कैन स्टार्ट नाउ सर। जी सर। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। सर आपकी स्क्रीन शेयर्ड है, आप स्टार्ट करिए प्लीज, हमें नजर आ रही है। सर जी सर। अबे बोलिए। बिस्मिल्लाह जी। अरे म्यूट के ऊपर से बोलिए। सॉरी, मैं इंटरप्शन की बंद जी इंटरप्शन की माजरत चाहता हूँ। कुछ भी कनेक्टिव इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई। थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अब्दुल मुबीन लोधी है और मैं वर्किंग करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पे एज ए प्रोफेसर काम करता हूँ। आज मैं जो थोड़ा बहुत जो मेरी नॉलेज है
जी जी, डॉक्टर थोड़ी साहब, बहुत जो मेरी डॉक्टर नॉलेज साहब और सॉरी स्किल्स आपको है डॉक्टर साहब बनाना ऐसा के बारे में। वर्क, डॉक्टर साहब सॉरी और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको दरमियान में कुछ इंटरप्शन फील हो, लेकिन आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली चूंकि जूम पे हम लोग चल रहे हैं तो लोग बात का अनम्यूट हो जाते हैं, तो उससे डिस्ट्रप्शन होती है सर। तो आप प्लीज जारी रखिएगा अपने आप को। चले, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं बता रहा था कि जी मैं अपना थोड़ा सा, कि मेरा नाम अब्दुल मुबीन लोधी है, सीनियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडजाम से ताल्लुक है, और यहाँ पे एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से काम में से मेरा ताल्लुक है। बनाना में जो मेरा इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्पेशली जो बनाना में जो डिजीज है, फील्ड में जो डिजीज आती हैं वो, या जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है वो, मैंने, मेरे कोलीग्स ने थोड़ा बहुत जो काम किया है, आज वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बनाना का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बनाना जो है वो हमारी एक लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड जो है वो क्रॉप है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फील्ड क्रॉप में राइस, और वीट के हाँ बाद ये ये जो है वाला वो अपने फोर्थ ऊपर लार्जेस्ट ये वाला, क्रॉप है। हाँ वो ग्रीन वाले ना करना, ये बनाना की हम इम्पोर्टेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसका टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में तकरीबन 16% जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है बनाना की, बनाना का एरिया जो है इसमें जो दुनिया में 125 मिलियन टन है, और तकरीबन ये दुनिया के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे, पूरी दुनिया में जो है इसको लगाया जाता है, खाया जाता है। पाकिस्तान में जैसे कि अभी हमारे होस्ट ने बताया कि तकरीबन 33,000 पर काट की जाती है इसकी, और तकरीबन 142,000 टन हमारी जो है बनाना की पैदावार, बनाना की कल्टीवेशन है मोस्टली सिंध प्रोविंस में जो है वो है तकरीबन 87 to 90% सिंध में लगाया जाता है, और जो सिंध के साथ बलूचिस्तान का हिस्सा, लसबेला वगैरह, बाकी वहाँ पे ज़्यादातर लगा। सिंध में ये तकरीबन 31,000 हेक्टेयर पे काट किया जाता है, और सिंध में जो इसकी पैदावार है तकरीबन 190,000 टन से। जहाँ से हम वराइटीज़ की बात करें, तो वराइटीज़ में पिछले चंद सालों में जैसे हमारे मोहतरम नियाज़ निज़ाम डॉक्टर साहब आपकी आवाज कम हो गई है। सर मेरी तरफ अब से तो ठीक है, फुल है। अब ठीक है, चले, अब ठीक है। सिंध में जो इसमें मोस्टली जो वैरायटीज हैं, इसमें काफी जो है वो जिद्दत आई है पिछले कुछ 7-8 सालों में। ज्यादातर पहले हम ड्राफ्ट कैवेंडिश के ऊपर जो है वो लगाते थे बसराई टाइप पे, लेकिन अब G9 विलियम हाइब्रिड, ब्राजीलियन पिसांग वगैरह भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई है। इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो तकरीबन 20 मिलियन मेट्रिक टन की है, लेकिन पाकिस्तान का शेयर, पाकिस्तान में पैदावार बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत कम है, 0। आ रही हूँ। और पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट है आ जाओ बनाना की, वो मेनली चाइना है, अफगानिस्तान, ईरान, और अभी रिसेंटली जो सेंट्रल स्टेट है हमारी, ईरान, जैसे काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, यहाँ पे भी मैं लिखा काम नहीं होना ਤੁਹਾਡੇ और सीधी गल NLC आ के ताउन से जो है वो शुरू हो गई है जाना। सन 2021 में पाकिस्तान ने तकरीबन 12.4 मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान का जो रैंक है वो 52 है इन टर्म्स ऑफ बनाना एक्सपोर्ट, जो कि बहुत पीछे है। अब हम बनाना की एवरेज पैदावार पे आते हैं। इसके अंदर जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है, इस कंपेयर, और वो कंपेरेबल है वर्ल्ड वाइड एवरेज से, चाइना से और इंडिया से। इसके जो FAO के जो स्टेटिक्स है उनके मुताबिक पाकिस्तान की एवरेज जो है वो 60 है, लेकिन जो दूसरे रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको देखें, पाकिस्तान की एवरेज बनाना यील्ड जो है वो अबाउट जो है वो 40 टन पर एकड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी आवाज कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती, माइक का कोई इशू तो नहीं है? प्लीज आप जरा देखिएगा, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। नहीं सर, मेरे पास तो बिल्कुल सही है। कभी आवाज ठीक आ रही है, कभी बहुत नीचे चली जाती है। माइक तो नहीं हाँ हो रहा आपका? सर, इसके इसके अलावा हमारी जो पैदावार है डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही।
स्लाइड्स नजर आ रही हैं? आपकी आवाज बंद हो गई है। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बंद हो गई है सर। ग्रोवर्स है जो कि 20 से 40 हेक्टेयर के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरी कैटेगरी जो है हमारे लार्ज की है, जिनका एरिया जो है वो मोर देन 40 हेक्टेयर से। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्मॉल ग्रोवर्स है जिनकी होल्डिंग जो है, बनाना होल्डिंग जो है वो लेस देन 20 हेक्टेयर्स होती है, वो तकरीबन 90% ऑफ द टोटल बनाना कल्टीवेशन को जो है शेयर करते हैं। हमारे जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनके पास जारी बात है रिसोर्सेज की कमी होती है, फाइनेंस की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। इस वजह से उनकी यील्ड भी जो है वो कम है। जबकि जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, जो कि लार्ज ग्रोवर्स हैं, उनके पास नॉलेज अच्छी है, उनके पास इनपुट्स अच्छे हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उनकी पर यूनिट यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 हेक्टेयर में जो है वो 12 से 13 हज़ार किलोग्राम का फर्क है हमारी यील्ड में स्मॉल होल्डर्स में और प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स के अंदर। मोस्टली मोस्टली सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए या नई कास्ट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 90%। हम कह सकते हैं कि 10% से भी कम फार्मर्स के पास, हमारे पास टिश्यू कल्चर्स बनाना की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में, सिंध में बहुत लिमिटेड है। सिर्फ चंद ही जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं कमर्शियल स्केल पे भी या गवर्नमेंट स्केल पे, गवर्नमेंट की, जो कि टिश्यू कल्चर बनाना प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वो ज़्यादा जो है लेस देन 10% को जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बनाना की वराइटल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी कि जो भी प्रोविंशियल या फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका फोकस जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रहा है। बनाना की मोस्टली जितनी भी वैरायटीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मेनली मैंडेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को, फार्मर्स को जाता है, जो कि वो प्लांटिंग मटेरियल लेके आते हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो स्प्रेड होता है। और क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स लेके आते हैं, ये उनका मैंडेट भी है, उनका हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है इस तरह लाने के, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि जी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हम ज्यादातर जो है वो हम शक्कर से इस्तेमाल करते हैं। हम शक्कर, सबको पता होगा कि मेन जो हमारा पौधा होता है उसके साथ जो छोटे पौधे निकल आते हैं उनको हम शक्कर कहते हैं। नई काश्त करनी होती है, उन्हीं शक्कर को हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में, सिंध में हमारे पास कोई सर्टिफाइड नर्सरीज नहीं है, सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता। अगर हम इनको इन मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के पास अगर हम ये बोलें का उनका कोई एक्सेस नहीं है कि सर्टिफाइड या हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल उनको मिल सके। सिर्फ चंद प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है जिनका एक्सेस है, जिनके पास रिसोर्सेज होती है, या जिनको जो है वो टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांटेशन मिल जाती है। ये गिवन चार्ट है, इसमें हमें पता चल रहा है कि तकरीबन 90% फार्मर जो है वो अपनी ही फील्ड से शक्कर लेके नई सोइंग, नई प्लांटेशन करते हैं, नई काश्त करते हैं। और तकरीबन उनमें से 8 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि अपने जो फेलो फार्मर, जो अपने पड़ोस के अंदर फार्मर्स हैं, उनसे शक्कर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और 2% जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर से शक्कर लेके इस्तेमाल करते हैं। ये जो शक्कर से कल्टीवेशन करते हैं उसका जो है वो एक रफली एस्टिमेट है ना। और इससे भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। जब हम अपनी ही प्लांटेशन से, अपने ही खेत से शक्कर लेके वापस उनको लगा लेते हैं, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो बीमारियां, जो डिजीज हैं ज़मीन में, वो वापस हमारी नई कास्ट के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। इसको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के अब हमने दूसरी चीज़ों में, मैंगो के अंदर जो है अब सर्टिफाइड नर्सरीज कायम हो गई हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी। तो बनाना में भी हमें टिश्यू कल्चर प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए, या कम से कम अगर शक्कर्स भी हो तो शक्कर्स भी जो है वो सर्टिफाइड शक्कर्स होने चाहिए।
प्लांटिंग मटेरियल जो है वो मोस्टली फिलेट के ऊपर, यानी कि फिलेट बेड के ऊपर जो हम करते हैं, तकरीबन 90% जो वो एरिया होता है फिलेट बेड के ऊपर। तकरीबन 13% जो है वो हम फुर्रों के अंदर, खीरों के अंदर जो है करते हैं। और जब हम फुर्रों पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं, इसके साथ जो है वो दूसरी कोई वेजिटेबल्स या मेन क्रॉप या शुगर केन भी जो है वो काश्त कर लिया जाता है। सप्लाई चेन का एक जो मेन इशू है बनाना का, मेन इशू एक तो यही है कि हमारे पास जो है वो टिश्यू कल्चर या सर्टिफाइड नर्सरी मौजूद नहीं होती। लेकिन दूसरा भी ये है कि हमारे पास बड़ा इम्प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम है। अगर सप्लाई चेन की हम इश्यू बात करें तो हमारे पास जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, तो लो कास्ट पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगर हम एक्सपोर्ट यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहें तो जो है वो रेफर कंटेनर्स नहीं होते। उसके अलावा हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बनाना में बहुत ज़्यादा है। हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी हम देखते हैं कि ये एक सेंसिटिव पेरिशेबल जो है वो फ्रूट क्रॉप है, और इसकी जब भी मिस हैंडलिंग होती है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, इसकी ट्रांसपोर्ट में ट्रांजिशन से, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई सिस्टमेटिक स्टडी, कोई रिसर्च जो है वो कंडक्ट नहीं हुई। इसी तरह बनाने के लिए जरूरी है कि जी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर किया जाता है, वो अभी हमारे पास जो है वो कम है। और स्टोरेज के जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट है, वो बहुत ज्यादा है। इस तरह हम ये भी देखते हैं कि पीक सीजन में बनाना की जो फार्मर को जो प्राइस है वो बहुत कम मिलती है। और इसकी वजह से ये है कि प्रॉपर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो हमने एक्सपोर्ट में पेस्टिसाइड की लिमिट का भी ख्याल करना है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है वो विद इन सर्टेन लिमिट हो, सिर्फ अलाउेबल पेस्टिसाइड ही हमने इस्तेमाल की हो। तो इसके लिए पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन इनका नहीं होता कि जी गवर्नमेंट के बाकायदा इदारे हो जो कि फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन करें, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करें। बनाना की जब इतना ज्यादा पोटेंशियल है 90 हमारे पास, तो कभी कभार जो है वो प्राइसेस बहुत जो है बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं कि फार्मर्स को उनको मार्केट तक पहुंचाना भी जो है वो कहते हैं कि वो इकोनॉमिकल नहीं होता। तो दूसरी मेन क्रॉप्स की तरह हमें ये सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि इसके लिए जो है ना वो सपोर्ट प्राइस जो है वो इंक्लूड करें। और इन्हीं इश्यूज की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ 0.5% हमारा पाकिस्तान का शेयर है। जो हमारी लो यील्ड, हमने कहा कि हमारी यील्ड जो है कुछ कंट्रीज के बराबर है, लेकिन जो भी दूसरे कंट्रीज हैं उनके तकरीबन उनसे हम तकरीबन 70% जो है वो पीछे हैं। इसका मेन इश्यू जो है वो डिजीज है, मुख्तलिफ डिजीज है, पेस्ट है। हमारे पास वराइटीज का हमेशा से इश्यू रहता है। हमारी हमारी सॉइल के ऊपर हमारी कोई फोकस नहीं है। हमारी वाटर का इश्यू होता है, ये वाटर लविंग क्रॉप है और पानी हमारे पास होता है। हमारी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बनाना में अबाउट जो है वो 40% के करीब जो है वो टोटल हो जाते हैं, अगर जो के होने चाहिए। इसी तरह जो रिसोर्सेज है, मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स है, तो ये भी लो यील्ड के अंदर पैदा करते हैं। लो यील्ड के अंदर या जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें यही है कि मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 90% जो है वो फार्मर अपने ही शक्कर जो है वो इस्तेमाल करता है। तो रीप्लांटिंग ऑफ, और उसकी कोई टेस्टिंग भी नहीं होती कि जी वो फ्री है हर डिजीज से या नहीं। तो इसमें रीप्लांटिंग ऑफ इन्फेक्टेड शक्कर जो है वो एक लो यील्ड का बड़ा वो है। यानी कि हमारे पास टिश्यू कल्चर प्लांट या डिजीज फ्री शक्कर या सर्टिफाइड शक्कर जो है वो मौजूद नहीं होते। इसी तरह क्रॉप को किस तरह मैनेज करना चाहिए, जो स्किल रिक्वायर्ड है वो नहीं है। जो बंच की केयर करनी है, जो बंच की मैनेजमेंट करनी है, उसके बारे में हमें स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं है। और बहुत पुअर हैंडलिंग होती है आफ्टर हार्वेस्ट। मैंने आपको वो तस्वीरों में दिखाया कि जब भी जो आपका जो अनराइप फ्रूट है, जब भी वो किसी हार्ड सरफेस से टच होगा, गिरेगा, तो उसके ऊपर जो है ना वो लेजन स्पॉट जो है डेवलप हो जाते हैं, जो उसकी मार्केटेबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करते हैं। हम फ्लैट बेड के ऊपर लगाते हैं, जब फ्लैट बेड पे लगाते हैं तो फिलड इरिगेशन करते हैं, और फिलड इरिगेशन जो है
वो जो भी सॉइल बोर्न डिजीज है उनको स्प्रेड करता है, पानी का एक्सेस इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी हम हाई डेंसिटी नंबर ऑफ प्लांट जो है वो पर एरिया जो है बहुत ज़्यादा लगाते हैं और उसकी वजह से भी जो है वो डिजीज को मौका मिलता है ज़्यादा बढ़ने का। इसी तरह हमारे पास फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी रिसर्च कम है और हमारे फार्मर्स के पास इस चीज़ की हावनो भी कम होती है। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जी जो कॉमन बनाना के ऊपर डिजीज हैं, पेस्ट हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे ऊपर जी मैंने जो नाम लिखा है वो है पानामा विल्ट का। उसके बाद लीफ के ऊपर स्पेशली जो हमारे साहिली इलाके ठट्टा वगैरह के वहाँ सिकोटर डिजीज भी आती है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट में हमारे पास एंथ्रागनोस राट आती है और उसके बाद सिगार एंड राट है, स्टेम एंड राट है, हेड रॉट है। ये कॉमन डिजीज है। वायरस डिजीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो बनाना बंजी टॉप वायरस जो है वो आता है। और इसके अलावा नेमाटोड्स भी जो है हमारे पास पॉकेट्स के अंदर स्केटर्ड एरियाज में प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स भी बनाना पे एक मेजर कंसर्न है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट में एफिड, थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई और कॉर्न विविल होती है। लेकिन जो मेन इसका जो चैलेंज है वो है एफिड, क्योंकि एफिड जो है वो बनाना बंजी टॉप डिजीज का वेक्टर भी है। बनाना बंजी टॉप डिजीज की बात करते हैं। बनाना बंजी टॉप डिजीज जो है वो सिंध के अंदर कहना चाहिए कि 80s के अंदर आई थी और ये बनाना बंजी टॉप वायरस जो है वो काज करता है, जो कि बनाना और इसके जितने भी रिलेटिव्स हैं यानी कि बनाना है, प्लांटेन है, बाका है, उनको इन्फेक्ट करता है। मैं यहाँ पे एक चीज का बताता चलूं कि 80s तक जो है जो लोअर सिंध है, जो हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडोलिया, मीरपुर खास, ये बनाना हेविन होते थे। जो यहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हुए होंगे ये बनाना हेविन होते थे। जब ये 80s के अंदर बनाना बंजी टॉप डिजीज जब वो इंट्रोड्यूस हुई तो काफी एफर्ट्स हुई गवर्नमेंट सेक्टर पे। हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सपर्ट बनाया इसकी डायग्नोस या मैनेजमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और बनाना कल्टीवेशन लोअर सिंध से ऑलमोस्ट उस टाइम जो है वो एरेडिकेट जो है पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो गई। और फिर उसके बाद 80 से पहले जो है ये अपर सिंध के अंदर यानी कि नवाब शाह, खैरपुर या नौशेरा फिरोज में नहीं, शहीद वजीराबाद में नहीं लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे लगाना शुरू हुआ। और स्टिल बनाना बंजी टॉप डिजीज जो है वो अभी भी मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम इसके सिम्टम्स के देखें तो इस डिजीज के नाम से ये जो है वो इंडिकेट करता है कि ये इसके जो लीफ है वो नेरो हो जाते हैं, यानी कि उसके जो है जो नॉर्मल है उसके मुकाबले में जो है वो नेरो हो जाते हैं, ब्रिटिल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, येलो। और ये एक बंची अपीयरेंस देते हैं कि पुराने दरख्तों में अगर हम पौधों को देखें तो दूर से सारे लीफ जो है ना वो बंच बने हुए होंगे, खिले हुए नहीं होंगे। अगर फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है वो भी जो है वो डिफॉर्म होता है इन लीफ के अंदर। इसकी जो कुछ डिजीज ऐसी है कि जिनकी जिनकी डायग्नोसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें किसी लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ी सी खुद मेहनत करें, एक तो ये है कि ये बंची टॉप है तो इसके बंच जो है वो हो चुके होंगे। उसके अलावा इसके ऊपर जो है एक मोरस कोट स्ट्रीकिंग डॉट डेश जो है वो मिडरिप के साथ जो है वो एक पैटर्न जो है वो बनता है। ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जब हम सूरज के सामने इसके लीफ को रखेंगे तो वहाँ पे एक एक डार्ट, एक नुक्ता, फिर छोटी सी लकीर, नुक्ता और लकीर जो है वो बनी हुई नजर आएगी। और ये इसके बहुत करेक्टरिस्टिक जो है वो सिम्टम्स हैं कि इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो बनाना का केले का पौधा है वो बनाना बंजी टॉप डिजीज से अफेक्टेड है। ये स्मॉल जो पौधे हैं उसके अंदर भी ये डिजीज डेवलप होती है। और इसका जो वेक्टर है वो एफिड है, पेंटालोनिया निगोरोवर्सा। और ये इंसेक्ट के जब एफिड उसके ऊपर फीड करता है, इसको फीडिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि तकरीबन 18 घंटे ये जब फीड करेगा बनाना के प्लांट के ऊपर तो ये वायरस को अपने अपनी बॉडी के अंदर अपने जो इसका मुंह है जो स्टाइलेट है उसके जरिए जो है वो अंदर ले। और ये वायरस जो है ये पूरी इसकी बॉडी के अंदर आईफिड की जो बॉडी के अंदर जो है वो घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तकरीबन 2 वीक्स तक जो है ना ये एफिड अपने अंदर जो है ना इसको वायरस को रख सकता है। और उस दौरान 2 वीक के दरमियान जो है दो दो हफ्तों में ये कभी भी उसको वापस इनाकुलेट कर सकता है। इनाकुलेट के लिए भी एफिड को जरूरी है कि वो 15 मिनट जो है उसके ऊपर फीड करे।
इसी वजह से अगर हम इस डिजीज का मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 1980s में आई थी, हम इसको अभी तक डॉक्यूमेंटेड तो हम यानी कि हमारे साइंटिस्ट ने नहीं किया, लेकिन ये प्लांट क्वारंटाइन रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हुई थी। इसकी भी हिस्ट्री मैंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा था कि हमारी जितनी भी वाइटल इंप्रूवमेंट आई है, इसमें हमें प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स को या प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी एफर्ट्स की वजह से वो खुद जो है नई नई वैरायटियां लेके आए हैं, लगाए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, फार्मर्स को दिए। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, जब भी नया जर्म प्लाज्म किसी भी चीज का हो, जब वो बगैर बगैर क्वारंटाइन चेक के पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में आएगा, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी डिजीज, ऐसे पैथोजन अपने साथ ले आए जो यहाँ पे नहीं होते हैं, क्वारंटाइन पेस्ट होते हो। 1980s के अंदर भी यही हुआ था कि ये जो बनाना एफिड है, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहले ही होता था। ये बनाना बंची टॉप वायरस है, जो मैंने अपने सीनियर टीचर से भी सुना, रिसर्च से, एक हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स थे, वो इन दी सेक ऑफ यानी कि अच्छा जम प्लाज्म, अच्छी वैरायटी, 2-3 शक्कर जो है वो बाहर से लेके आए, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उन शक्कर्स के अंदर जो है वो वायरस पार्टिकल यानी बनाना बंची टॉप वायरस मौजूद था। हमें सबको मालूम है कि वायरस ऐसी चीज है जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए जरूरी है कि जी आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं, या जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो यहाँ पे आया, एफिड था, उसने आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू किया उसको, और उसके बाद ये हुआ कि जी पूरे लोअर सिंध से जो है ना बनाना की कल्टीवेशन उस वक्त कुछ वक्त के लिए खत्म हो गई। और ये जो बला थी, ये जो मुसीबत थी, अभी भी हमारे साथ साथ चल रही है। आगे चलते हैं। बनाना पंची टॉप डिजीज का हम करें कि रेजिस्टेंट वैरायटीज अगर अवेलेबल हो या समवाट रेजिस्टेंस हो तो वो लगानी चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। जब रेजिस्टेंट वैरायटीज अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास वायरस को किल करने के लिए कोई डायरेक्ट हमारे पास केमिकल भी मौजूद नहीं है। हमें मालूम है कि जो वायरस डिजीज किसी भी चीज में अगर वायरल डिजीज है, तो उसको फिर हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसका यही है कि जो उसका एफिड वेक्टर है, उसका हम केमिकल कंट्रोल, जैसे ही फील्ड के अंदर इन्फेक्टेड प्लांट आपको नजर आए, आपको उसके सिम्टम्स बताएं कि जी वो बंच बना लेगा, उसकी जो मिड रिप के साथ जो लीफ है वहाँ पे जो है वो डार्ट डैश, डार्ट नुक्ता और लकीर जो है वो बनी हुई आपको नजर आए, इट मीन्स के वो बनाना बंची टॉप डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट है, तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। अगर उससे फैलता जाएगा, तो फार्मर्स को चाहिए और जो हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको भी सजेस्ट करना चाहिए कि जैसे ही कोई बनाना बंची टॉप वायरस से डिजीज प्लांट जैसे ही आपको नजर आए, तो आप जो है वो इमीडिएटली आप अपने दूसरे प्लांट्स को बचाने के लिए, दूसरी क्रॉप्स को बचाने के लिए, बनाना की जो दूसरी प्लांटेशन है उसको बचाने के लिए उसको रिमूव करें, उसको किसी खड्डे में खोद के जमीन में उसे दफना दें। नहीं तो क्या होगा कि एफिड जो है, एफिड आपके पास मौजूद होता है, 100% एफिड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एफिड जो है उसके जरिए तो आपको उसको फैलाता रहेगा। ये कोई सॉइल बोर्न डिजीज नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि ये उससे पानी से फैलेगी, लेकिन ये एफिड से फैलती है। उसके अलावा हमें अब ये सिंध में आ गई है, लेकिन हमें लोकल क्वारंटाइन मेजर्स लेने चाहिए। लोकल क्वारंटाइन मेजर्स यही है कि जी जिस इलाके में हो गई है, वहां से जो है कोई प्लांटिंग मटेरियल लोगों की प्लांटिंग मटेरियल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां से जो चीज़ों की मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट को जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसको हम अभी भी जिन एरियाज के अंदर, जिन पॉकेट्स के अंदर नहीं है, तो हम वहाँ पे लोकल क्वारंटाइन मेजर्स लें तो इसको लिमिटेड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हमें जो प्लांटिंग मटेरियल है, चाहे वो हम शक्कर से इस्तेमाल कर रहे हो नई प्लांटेशन के लिए, या टिश्यू कल्चर का भी मटेरियल जब हम लें, तो उसके लिए भी जो है उसको हमें जितनी भी टिश्यू कल्चर पे जो लोग कोर्स है। अच्छा, फाइनल। जो भी टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसको पहले बाकायदा तौर पे उसकी मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग करें कि वो बनाना बंची टॉप वायरस से फ्री है। इसका सबसे अच्छा यही है कि हमें टिश्यू कल्चर को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। एफिड के कंट्रोल के लिए ये स्क्रीनिंग के ऊपर जो है वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, और भी बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स होंगी। अमीडा क्लोरोपिड है, 200 to 250 मिली लीटर पर एकड़ इस्तेमाल करें। क्लोरोपायरीफास है, डाइनोटीफोरॉन है, ये और दो चार जो है ये लिखी हुई है। ये इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड समझी जाती है फॉर बनाना एफिड।
दूसरी है ब्लैक सिगोटा लीफ स्पॉट डिजीज है। हमारे पास सिंध में ये कम होती है, लेकिन सिंध के साहिली इलाकों में ज्यादा होती है। इसका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया के दूसरे कोनों में, जहाँ पे कि ह्यूमिडिटी, जहाँ पे रेंज जो है वो ज्यादा होती है, हमारे सिंध में रेंज कम होती है। इसके लिए है ये कि जहाँ बारिशें ज्यादा होंगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा फोलिएज को जो है वो डिस्टर्ब करती है, किल करती है, और उसकी वजह से हमारी यील्ड भी रिड्यूस होती है। अगर किसी भी पॉकेट में ये जो सिम्टम्स हैं इसके जो हमें नजर आ रहे हैं कि जी स्ट्रीक्स बनी हुई हों लीफ के पैरेलल, येलो और जो है वो ब्राउन कलर की, तो हमें वहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ये ब्लैक सिगोटा डिजीज हो सकती है। जो अफेक्टिव फंजीसाइड है एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और क्लोरोथेनोलिल, ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो आज का जो मेन कंसर्न है सिंध में जो बनाना ग्रोवर्स का, वो है फुजेरियम विल्ट। फुजेरियम विल्ट भी 2012 से पहले फुजेरियम विल्ट या पानामा विल्ट, इसका नाम है, फुजेरियम विल्ट भी कहते हैं हम इसको, तो पानामा विल्ट भी कहते हैं, ये सिंध में नहीं होती थी। और इसके बारे में भी कम से कम मेरी अपनी पर्सनल यही है कि ये भी क्वारंटाइंस जो क्वारंटाइन रूल्स हैं या प्रैक्टिसेस है, उनको तोड़ने की वजह से आई। मे बी के ये इंडिया में होती थी, मे बी के जो फ्लड वगैरह आते रहे, तो हमारे पास जो भी जो फ्लड आता है वो थ्रू इंडिया आता है, तो उसके जरिए शायद आ गई हो, या जो हमने अनचेक जो है जो जम प्लाज्म हम लेके आए इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटीज या बेटर वैरायटीज, शायद उनके साथ आया हो। फिलहाल ये 2022 की हिस्ट्री ये है कि ये 2012-13 में ठट्टा में की एक इस्तेमाल वहाँ पे आया, और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलता गया। जब ये ठट्टा में 2012-13 में आया था, तो उस टाइम भी मैंने विजिट किया था, मैं उस टीम का हिस्सा था जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। तो वहाँ पे भी हमने जो इसकी हिस्ट्री टेस्ट आउट की थी, ये कहते थे कि कहीं हमने शक्कर जो है वो कहीं और से लिए थे, शायद शक्कर वगैरह से किसी फील्ड से वहाँ पे। बहरहाल इसकी जो पैथोजिन है, ये एक सॉइल बोर्न पैथोजिन काज करती है, जो कि इसकी रूट्स को इन्फेक्ट करती पे अटैक का हमला करती है, उनको अटैक करती है। वो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशी क्यूबेंसी एफओसी कहते हैं। ये हम सबको मालूम होगा कि फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम हमारी हमारी क्लाइमेट, हमारी सॉइल, हर जगह पे आप किसी भी जगह से जो भी यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए होंगे, माइकोलॉजिस्ट, आप किसी भी जगह से, किसी भी होस्ट से जो है वो सैंपलिंग कर लें, वहां से आपको फुजेरियम मिल जाएगी। तो कहने की बात ये है कि हमारी सॉइल, हमारी क्लाइमेट जो है वो फुजेरियम के लिए बहुत सूटेबल है। इसकी जो अगर हम हिस्ट्री पढ़े, तो इसमें ये एक ऐसी पैथोजिन है जो वक्त के साथ साथ जिसके अंदर चेंज होती रहती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लीफ रस्ट की, लीफ रस्ट ऑफ वीट की, या ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट की, तो उसमें भी जो है वक्त के साथ साथ जो है वो उस पैथोजिन खुद अपने अंदर जो है ना वो म्यूटेट कर जाती है, जेनेटिकल चेंज आ जाती है। इसमें भी जो है वो जेनेटिकल चेंज आती रही कि पहले जो है वो हमारे पास इसकी रेस 1 थी, और खाली एफओसी थी, फुजेरियम विल्ट, यानी कि 1890 में जब ये अपीयर हुई ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में, और उसने जो ग्रॉस माइकल बनाना था, उसको जो है वो तकरीबन उसको तबाह कर दिया। उसके बाद जो है हम उसकी वजह से जो है ग्रॉस माइकल जब जो है वो हाईली ससेप्टेबल हो गया, तो हम जो है वो ड्राफ्ट केविंडिश के ऊपर जो है वो हुए कि वो उस टाइम रेजिस्टेंट था। और इस वजह से जो है फुजेरियम एफओसी के खिलाफ जब रेजिस्टेंट था, तो इसकी कल्टीवेशन जो है बहुत बड़ी, और तकरीबन 1999 जो है एरिया पे बना जो है वो लगने लगा। जब हो एक नेचर का असूल है कि जब उसको होस्ट नहीं मिला, तो उसके अंदर जो है वो वापस म्यूटेशन है, पैथोजन का अपनी मल्टीप्लीकेशन, तो पैथोजन के अंदर चेंज आई और एक नई रेस बनी, जिसे हम ट्रॉपिकल रेस 4 कहते हैं, TR4। और TR4 के बारे में यही है कि अब जो ड्राफ्ट कैवेंडिश, जितने भी ड्राफ्ट कैवेंडिश है, वो जो है वो ससेप्टेबल है, और ये अभी तक जो है वो इसका कोई सुइटेबल या कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ये क्यों इतनी ज्यादा जो है वो इसका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, उसकी ये है कि एक तो मोनोकल्चर है हमारे पास, ससेप्टेबल कल्टीवर्स का, मोनोकल्चर्स का। दूसरी चीज ये है कि हम इन्फेक्टेड सक्कर्स लगाते हैं, यानी कि सक्कर्स लगाते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बताया कि फुजेरियम एक ऐसी पैथोजिन है जो उसकी जो जो भी डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके लिए हम सॉइल बोन है, सॉइल में बगैर किसी होस्ट के, इन नेचर ये सेप्रोफाइट्स है, तो सॉइल सॉइल में बगैर किसी होस्ट के ये ईयर्स जो है
कई सालों तक जो है वो मौजूद जो है वो रहे, और चाहे वहाँ पे टेम्परेचर जो भी हो, चाहे जितना भी पानी हो, चाहे लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, लेकिन पैथोजेंस के जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद रहते हैं सालों तक। इस डिजीज के, ये वापस बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, लेकिन यही चीज है कि इसकी जो डायग्नोसिस है उसके लिए वाकई में किसी मॉलिक्यूलर स्टेट में, यानी कि मेरा अपना कहना है कि अगर हम थोड़ी सी ये स्किल कर लें तो हमें किसी 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 यूनिवर्सिटी की, किसी रिसर्च के इदारे की जरूरत नहीं है, किसी मॉलिक्यूलर टेस्ट की नहीं है इसको पहचानने के लिए कि ये पानामा या फुजेरियम विल्ट है या नहीं। इसके जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं कि जी जो आपका ओल्डर लीफ है वो येलो होने लग जाते हैं। ठीक है, येलो हमें लेकिन येलोइंग का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब सर्दी का ज्यादा मौसम होता है जब भी येलोइंग हो जाती है। ठीक है, जब भी प्लांट स्ट्रेस के अंदर जाएगा तो जब येलोइंग हो जाएगी। जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, बंच हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग के टाइम भी जो मेन प्लांट है वो डैमेज होता है, उसका काम भी खत्म हो जाता है, तो वो भी येलो हो जाता है। तो इसमें हमें येलोइंग जो है वो येलोइंग के ऊपर अगर हमने डिसीजन करना है तो येलोइंग हमें जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, जब हमें येलोइंग के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि जी लीफ येलो हो रहे हैं, तो ये जो है वो पानामा विल्ट है। गर्मी के मौसम को देखना चाहिए। इसके जो इंटरनल सिम्टम्स हैं वो बड़े करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना वो हम इसको पहचान सकते हैं। और उसमें हमें यही है कि इसके स्टेम को, जो इसका सीडो स्टेम है उसको, और इसका जो जो इसकी जड़ें हैं, जो राइजोम में, तो हमने एग्जामिन करना है। मैं आपको थोड़ी तस्वीरों की मदद से बताऊं कि ये देखें कि हेल्दी क्रॉप है, लश ग्रीन है, और जो अफेक्टेड क्रॉप है इसके अंदर आपको जो है ये फोलिएज जो है वो येलो नजर आएगा। जब फोलिएज येलो है और मौसम आपका सही है तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये पनामा या फुजेरियम विल्ट जो है वो हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये येलोइंग ऑफ लीफ है, और जब हमने इसके इसके स्टेम को हेल्दी और उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये जो राइट साइड के ऊपर नीचे है ये हेल्दी है। हेल्दी, आप इसका सीडो स्टेम काट के देखेंगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपको बिल्कुल व्हाइट कलर का नजर आएगा। इसका मतलब कि ये इधर जो है वो पानामा बिल्डिंग, और जो इन्फेक्टेड होंगे उसके अंदर आपको ये जो है वो ब्राउन पेजेस, ब्राउन स्पॉट जो है वो नजर आएंगे। ये जो नीचे तस्वीर है और राइट साइड पे जो ऊपर तस्वीर है वो आपको बता रही है कि ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यू। एक और चीज की मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि बनाना में हमें मालूम होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं। बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो वहाँ पे भी जो पुराने पौधे हैं या जो खत्म होने वाले हैं, जो मेन जिसमें से आपने हार्वेस्टिंग कर ली या जो जो पार्शली जो है डाई हो गए, वहाँ पे पानी की वजह से पानी जो है बहुत सी बैक्टीरियल डिजीज को, बहुत से सेकेंडरी इन्फेक्शंस को भी जो है वो प्रोमोट करता है, और उसकी वजह से भी ये जो सीडोस्टेम की जो हालत है वो भी आपको इस तरह की नजर आने लगेगी। तो थोड़ी सी कभी कभार हम ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम राइजोम को निकालें तो ये आपका राइजोम जो है ना बिल्कुल आपको कॉटन की तरह, आपको व्हाइट कॉटन की तरह जो है वो हेल्दी निकलेगा। और जहाँ पे भी TR4 का अटैक होगा, TR4 का, उसके राइजोम में जो है ब्राउन कलर के थ्रेड्स आपको नजर आएंगे, धागा। आप एक है कि जी बहुत ज्यादा पानी का वहाँ पे रोटिंग हो गई है तो वो पूरा का पूरा ब्राउन हो जाता है। लेकिन इसमें जो सेंटर पार्ट है राइजोम का, उसमें आप निकालें उसको जो है वो ब्राउन कलर के, आप ब्राउन कलरेशन नजर आएगी, ब्राउन कलर के थ्रेड्स आएंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये मोस्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, किसी और डिजीज का हो नहीं सकता, किसी और पैथोजन की वजह से ये हो नहीं सकता। और जब भी आपके इसमें नजर आए आपको जो है वो प्लांट का अप्रूव जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी फील्ड में TR4 मौजूद है या नहीं है। ये इसकी थोड़ी सी और सिम्टम्स की डिटेल है कि जी लीफ जो है वो एजिस से जो है वो येलो होने लग जाते, ब्राउन या ब्लैक जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। लेकिन यही है वापस कि इसका जो राइजोम है, ये जो बीच वाली तस्वीर है इसके अंदर आपको जो है ना ब्राउन कलर के धागे या स्पॉट्स, रेशे से जो है ना वो नजर आएंगे। इसको अगर हम और देखें, ये स्मॉल प्लांट्स के अंदर भी नजर आती है ये तस्वीर आपको और क्लियर। इसके अगर हम जो इसका जो स्टेम है जिसे हम सीडो स्टेम कहते हैं, अगर उसकी हम लेयर्स उतारने लगे तो उसके अंदर भी आपको ब्राउन कलर के स्टेम नजर आएंगे, ये भी पैथोजन से। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ना कि ये
ये स्केपुलर बंडल जिनके जरिए न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की अपटेक करता है, रूट जो है वो प्लांट ऊपर पहुंचाती है, वो वास्कुलर टिश्यूज ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ से भी जो भी पैथोलॉजिस्ट या जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम यहाँ से भी जो है ना बड़ी इसकी आइसोलेशन करके इधर से भी जो है पैथोजन को निकाल सकते हैं। ये एक हमारे सिंध की जो है ना एक सीवियरली अफेक्टेड तस्वीर है एक जगह की कि जहाँ पे पूरी फील्ड जो है वो इस तरह हेवीली इन्फेस्टेड हो गई पानामा विल्ट के साथ। इसकी पैथोजन आपको बताया कि इसकी पैथोजन जो है वो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूपेंसी है, जो कि इजीली जो है वो हम इसे निकाल सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया प्रोड्यूस करती हैं, वाइट कलर की जो है वो ग्रोथ आती है इसकी, लेकिन ये TR4 है या नहीं है, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूपेंसी है या नहीं है, ये एक डिफिकल्ट चीज है। इसके लिए जरूरी है कि हमें मॉलिक्यूलर स्टडी करें। फुजेरियम जो मेरे जो यहाँ पे यंगस्टर्स वो कर रहे हो, देखें फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम चाहे वो फार्मा स्पेशी उसकी कोई भी हो, उसके स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं। तो हम से अपनी जो ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोपी है या लैब स्टडी है, तो हम फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो क्यूबेंसी है और क्यूबेंसी के बाद वो TR4 है या नहीं है, उसके लिए मॉलिक्यूलर स्टडीज जरूरी है। लेकिन एटलीस्ट हम डिजीज को उसकी सिम्टम्स की, उसके राइजोम में जो डिस्कलरेशन है उसकी बेस के ऊपर इजीली और ऑथेंटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्प्रेड कैसे होती है, ये पहली चीज कि ये आ, जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसके जरिए होती है। कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर उसके जरिए होती है। हमारे पास ज्यादातर पानी जो है वो थ्रू फ्लड इरिगेशन दिया जाता है, सॉइल के अंदर ये मौजूद होती है। प्लांट्स वहाँ पे इन्फेक्टेड या डिजीज प्लांट्स लगे हुए होते हैं। पानी जब एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाता है, एक बारे से दूसरे बारे में जाता है, तो ये साथ अपने साथ पैथोजन ले जाता है। इसकी जो मूवमेंट है, जो वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी टूल्स है, बनाना के अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं सिंध के कुछ इलाकों में, वो भी ग्रुप की शक्ल में होती हैं। यानी कि वो स्पेसिफिक जो स्किल पर्सन है जो प्रूनिंग या कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप होता है। वो एक फार्मर से दूसरे फार्मर की फील्ड में जा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ भी जो है ना वो डिजीज जो है वो फैलती है। डिजीज जो है वो जो जो पेरेंट बनाना प्लांट है उसके जरिए शक्कर से फैलती है। वही शक्कर जो है लगा लिया जाए उनसे, उसके अलावा रेट से, बर्ड से, बनाना वीविल से, रेनफॉल से, इरिगेशन वाटर से, या फ्लड से। हमें ये पता होगा कि ये किस तरह स्प्रेड होती है, तो उसी फिर ही हम इसको मैनेज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी एक स्प्रेड का तरीका है कि जी हम बनाना, हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस है कि जारी बात है हार्वेस्टिंग के बाद जब हम निकालते हैं तो हम वहीं पे जो हमारी फील्ड की साइड है वहाँ फेंक देते हैं। वहाँ पे पानी की कैनाल भी चल रही होती है, वाटर भी चल रहा होता है, और ये जो स्पोर्ट्स हैं इसका इनोकुलम है, वो एक फील्ड से दूसरी फील्ड, एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो ट्रांसफर होता है। फालतू में जो फार्मर ने समझे वो वहीं पे फील्ड के पास फेंके। इसको हम प्रॉपरली इस्तेमाल भी कर सकते थे, प्रॉपरली यूटिलाइज करके डिस्कार्ड करते, तो ये चीजें नहीं होती। और ये भी एक सबब है, ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है, फार्म प्रैक्टिसेस, ये भी एक सबब है इस डिजीज को फैलाने का, जिससे हमें बचना चाहिए। ये देखें, ये साइड पे भी जो है वो फील्ड है, और यहाँ पे पानी क्रॉप भी है। अल्टीमेटली यहाँ पे पानी होगा, हवा होगी, अगर इसके अंदर मौजूद है, सब मौजूद है, तो वो हेल्दी क्रॉप को, आपकी जो नई क्रॉप है को भी इन्फेक्ट करेगा। ये तस्वीर देखिएगा, कभी हम निकले हुए थे तो ली, तो इस तरह की प्रैक्टिस ये सारे पुराने प्लांट से फसल से वो निकालते, या जो यूज नहीं हो सके वो पड़े हुए। अल्टीमेटली अगर कोई भी इन्फेक्टेड है तो पूरी फील्ड के अंदर वो पैथोजन जो होती रहेगी। ये एक पिक्चर है जो कि हमने कहा था कि फ्लो पे जो है वो हम लगाते हैं। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि जिन एरिया में नहीं है वहाँ पे ये ना पहुंचे, जिनमें आ गई है। लेकिन अभी भी जो फार्मर्स यहाँ पे नियाज निजामानी साहब या दूसरे फार्मर्स होंगे, अभी भी ये वाइड स्प्रेड नहीं है। ये नहीं है कि ये जो है ना पूरे के अंदर, अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो पूरी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैल गया। इसके लिए भी मैं यही कहूँगा जैसे कि हम कि लोकल क्वारंटाइन मेजर जो है वो हमें जो है वो लेने चाहिए। अगर ये आ जाए, अगर किसी फील्ड में आ गई है, तो हमें प्लांट्स को रिमूव करना है, प्लांट डिस्ट्रक्शन करनी है। कि इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो एक रिजर्वायर है पैथोजन का, उसको जो है हम करें प्रॉपर, जो है वो न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर वगैरह दें, बायो कंट्रोल्स वगैरह
जो अब कुछ अवेलेबल हैं उसके लिए भी हमें अपने फार्मर्स को जो है वो देना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। जो समवाट अच्छे कल्टीवर्स हैं, कुछ जो और कुछ ग्रोवर्स जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रेजिस्टेंट वैरायटीज, अगर वो वाकई में रेजिस्टेंट है तो हम उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये चीज़ें की अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हमें जो है उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके लिए कुछ प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल से उसकी मदद से उन प्लांट्स को जो है वो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है उन प्लांट्स को, उस एरिया को हम क्वारंटाइन कॉर्डन ऑफ करें, जैसे कहते हैं ना, कब कोई कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए कोई वहाँ पे, तो इसको भी हमें ऐसे ही लेना चाहिए कि जी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ पे भी इन्फेक्टेड प्लांट अगर हम ट्रेस आउट कर लेते हैं उसको कट डाउन ऑफ करना चाहिए और उसको प्रॉपर वैसे उन प्लांट्स को उनको जो है वो डिस्कार्ड करना। ये कुछ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, और ये कुछ हद तक जो है वो इफेक्टिव भी है, इनको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी आपको बताता चलूं कि अभी भी कहा जाता है कि कुछ वैरायटीज जो है ना रेजिस्टेंट हैं, डेवलप की जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई हाईली रेजिस्टेंट वैरायटीज या वेल रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंट वैरायटीज नहीं है, वेल रिकॉग्नाइज इफेक्टिव फंजीसाइड्स नहीं है। इसकी है ये कि इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हम अपने दूसरे उसके ऊपर, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज के ऊपर। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें भी जो है 5 to 25% हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 25 से 30% तक हो जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट और मैंगो में, सॉरी बनाना में हम जो जाके देखते हैं, जब हम खुद भी परचेज करते हैं, तो ये जो इनके जो मुख्तलिफ हिस्से फ्रूट के जो है वो काले हुए हुए होते हैं, तो वो काले ये नहीं है कि वो कोई नेचुरल हो, वो सारे के सारे किसी पैथोजन और डिजीज की वजह से होते हैं, और ये मार्केटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। जो मेजर डिजीज है स्टेमन रॉट है, कि जहाँ से फिंगर अटैच होती हैं, तो उस वहाँ पे अगर वो ब्लैक हो जाए तो उसको हम स्टेमन रॉट कहते हैं। लेसिया डिप्लोडिया थियोब्रोमी है, और ये कॉमन डिजीज है बनाना की, ये इजीली आइसोलेट भी हो जाती है, आइडेंटिफाई भी हो जाती है। इसी तरह क्राउन रॉट है, जिसमें फुजेरियम, कोलेटोट्राइकम और दूसरी स्पेशीज काज करती हैं। फ्रूट रॉट है, सेरोटोसिस्टिस फ्रूट रॉट है, और सिगार एंड रॉट है। इसके मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये कॉमन तस्वीरें। अगर ये यहाँ पे फिंगर जहाँ से अटैच होती है यहाँ पे हो, तो ये स्टेम एंड रॉट है। ये जो बड़े चार लेफ्ट साइड के ऊपर जो बनाना है, ये एंथ्राक्नोज रॉट के जो है वो सिम्टम्स हैं। ये देखिएगा आप, एंथ्राक्नोज रॉट, क्राउन रॉट के जो है स्टेम एंड रॉट के, और ये हमारे पास जो है वो हमें नजर आते रहते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी इसका आप स्टोरेज टाइम बढ़ाएंगे, जाहिर बात है अगर आप हाई वैल्यू मार्केट्स के अंदर, यानी कि दूर की मार्केटों में, और उधर आप करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, तो इसका हार्वेस्टिंग के बाद जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे किसी भी फ्रूट की, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, जब हम शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ाते हैं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज की। अगर वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है उसको हम कंज्यूम कर ले, स्टोरेज पीरियड या शेल्फ लाइफ कम करेंगे, तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज उस पर कम आती है। लेकिन किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ जब हम इंक्रीज करते हैं, उसका स्टोरेज टाइम इंक्रीज करते हैं, तो उसके पास पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ज्यादा डेवलप होने लग जाती है। जो पैथोजेन लेटेंट होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। इनके इनके कंट्रोल की पर बात करते चले कि इनकी एक तो यही है कि अगर हम प्रॉपर बंच मैनेजमेंट करें तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जो है वो इफेक्टिव फंजीसाइड्स, जैसे कि थायोबेंडाजोल जो है वो अवेलेबल है, स्कॉलर वो अवेलेबल है। अगर हम इनमें फ्रूट्स को जो है वो डिप करें, जब आपने अगर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, अपने काफी दूर की मार्केट्स को अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, और उसके बाद हम इसको स्टोर करें, तो हम इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सिंध के कुछ एरियाज में यानी एक नई प्रॉब्लम जो अब आ रही है इसके साथ साथ, यानी कि एक बनाना बंची टॉप डिजीज थी हमारे, जो हमारा चैलेंज है। दूसरा पानामा विल्टे, तीसरी एक सिगार एंड रॉट भी जो है वो डेवलप होने लग गई है।
सिगार एंड रॉट यही है कि जो आपकी ग्रीन बंचेस हैं, या जब वो ग्रीन हो, जब दरख्त के पौधे के साथ ही लगे हुए हो, या जब वो राइप हो जाए, तो उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो टिप है, वो एक जले हुए सिगार या जले हुए सिगरेट की तरह की अपीयरेंस होती है। इस वजह से हम इसे सिगार एंड नॉट कहते हैं। दो पैथोजेंस इन्वॉल्व हैं, एक है मुसिसिलियम थियोब्रोमी, जिसे वर्टिसिलियम थियोब्रोमी भी कहते हैं, और जो है ये ट्रेक्साफेरा फ्रुक्टिजीना। हमारे पास सिंध में जो पैथोजन होती है वो मुसिसिलियम या वर्टिसिलियम थियोब्रोमी होती है। इससे मैं आपको बताऊं कि ये जब फ्रूट अभी ऊपर वाली तस्वीर में देखें, ये फ्रूट अभी जो है वो पंच के साथ अटैच है, और इसकी टिप जो है ये डिजीज दरख्तों के ऊपर भी आ जाती है, जब फ्रूट जो है दरख्त के साथ पौधे के साथ अटैच होता है, और ये जब स्टोर करते हैं तो उसके बाद भी जो है वो अपीयर हो जाती है। ये भी एक चैलेंज है जिसे हमें जो है वो एड्रेस करना चाहिए। इसके कंट्रोल के लिए यही है कि वहाँ पे हमने ये खैरपुर वगैरह की जो साइड है, वहाँ पे ये डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा है। कोशिश करें कि जो है जो रेजिस्टेंट वैरायटीज कहते हैं कि G9 में रेजिस्टेंट है, इस डिजीज के खिलाफ G9 पे ये कम आती है, इसको करें। उसके अलावा जो वहाँ पे जो भी आपके जो पौधे हैं, जो कोलेप्स हुए या सूखे हुए जो भी पत्ते वगैरह हैं, उनको जला दें ताकि इसका डिजीज का कम हो। आपके पास जो भी इन्फेक्टेड फिंगर्स वगैरह है, तोड़ के जो है वो बाग में ही नहीं फेंकें, यानी कि फील्ड के अंदर ही उनको भी जो है वो जला देना चाहिए। जो दो फंजीसाइड ने कॉमन फंजीसाइड हैं, मेनकोजेब और थायोफिनेट मिथाइल टॉक्सिन के नाम से, और दूसरे कई नाम ब्रांड नाम से मौजूद है। इनको अगर हम बंच के ऊपर स्प्रे करें, यानी कि दरख्त के ऊपर जब लगे हुए हैं, तो उनकी मदद से ये डिजीज जो है वो कंट्रोल हो सकती है। हम जो एक स्टूल जो है उसके साथ 3 से ज्यादा जो है प्लांट एक स्टूल के साथ जो है वो मेंटेन ना करें। बहुत ज्यादा सफोकेशन को अगर हम अवॉइड करें तो उसकी मदद से भी इस डिजीज को जो है वो कल्चर तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है फ्लावर रिमेन जो है of the finger, उनको जब बंच फॉर्मेशन हो जाए तो उनको जो है वो हमें मैन्युअली जो है उनको काट देना चाहिए। इससे भी जो है हम इस डिजीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो है हमारे बनाना फील्ड्स के अंदर करता मौजूद है। किसी फील्ड में कम होता है, किसी फील्ड में ज्यादा होता है, जिसकी डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल है। वो है नेमाटोड। एक लार्ज लिस्ट है नेमाटोड्स की। होप्लोनाइमस है, पिलोनाइमस है, हेलिकोटाइलाइंचस है, मेलेडोगाइनी है, जेफिनीमा है, लोंगिडोरस, ट्राइकोडोरस, ये अटैक करते हैं। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं कि आपकी आपकी जो क्रॉप है उसके ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी डिजीज के, अब आपको पता चल गया बनाना बंची टॉप्स के, पानामा के, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होंगे यही है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। और येलोइंग अगर जब आपको नजर आए और कोई इसका और सबब ना हो, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए कि ये प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स हमारे मौजूद हैं। प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स मौजूद हैं, और ये मैं बता दूं कि नेमाटोड्स हर सॉइल में मौजूद होते हैं। ज्यादातर मोर देन 90% नेमाटोड जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए वो हेल्दी होते हैं, सॉइल की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो प्लांट में डिजीज काज करने वाले नेमाटोड्स हैं वो भी हो सकते हैं। अगर ऐसे नेमाटोड्स हैं तो मेरा मशवरा होगा कि कराची में नेशनल नेमाटोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, उधर सैंपल भेजें, उधर सैंपल लेके जाएं और उनसे आइडेंटिफिकेशन कराएं कि जी हाँ जो नेमाटोड्स हैं इधर वो प्लांट पैरासाइटिक हैं या नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान में और सिंध के दूसरे हिस्सों से, ठट्टा वगैरह से, ये वो प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड जो है वो बनाना इन्फेक्टेड फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स मौजूद हैं तो उसके लिए जो है वो कुछ नेमेटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, जैसे वेलुम है, ये नई नेमेटिसाइड इंट्रोड्यूस हुई है, नेमेटिक है, ये इस्तेमाल करें। फिप्रोनिल देन रग्बी है, क्लोरोपाइरिफास है, ये जो नेमाटोड्स हैं उनको। और अगर कोई वहाँ पे टर्माइट्स वगैरह का मसला है तो उसको उनको भी जो है वो कंट्रोल। हम आज की जो प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो अब 3 मेन चैलेंजेस है, अगर हम बताएं तो सिगार एंड राट है, फुजेरियम विल्ट है, और बनाना बंची टॉप डिजीज है। और ये डिजीजें आई हैं कि हमने मोस्टली ये क्वारंटाइन डिजीज थी पाकिस्तान के अंदर आ गई। इट मीन्स कि हमने क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं किए। हमें ना सिर्फ बनाना के नहीं है बल्कि सारी जितनी भी एग्रीकल्चर हमारी
फील्ड क्रॉप हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ना प्लांट क्वारंटाइन रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि जो जो सर्टिफाइड बनाना सकर्स और टिश्यू कल्चर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को, यंगस्टर्स को आना चाहिए। टिश्यू कल्चर लैब बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस जरूर चाहिए, स्किल जरूर चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके ऊपर हमें जाना चाहिए कि हम अपनी पूरे कल्चर को, बनाना कल्चर को चेंज करें और टिश्यू कल्चर के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हों। जब तक हम टिश्यू कल्चर पे कन्वर्ट नहीं होते, कम से कम हम गवर्नमेंट को ये चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस को ये चाहिए, कम से कम जब टिश्यू कल्चर की हमें प्लांट्स की डिमांड है, अगर वो पूरी नहीं हो सकती टिश्यू कल्चर से, जब तक वो इंस्पेक्टर लगना बनना, जब तक कम से कम सर्टिफाइड और हेल्दी बनाना सकर्स की अवेलेबिलिटी को हम कंफर्म करें। इन डिजीज को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग हो। बदकिस्मती से फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे बनाना को एज ए कैश क्रॉप जो है वो अटेंशन नहीं दी गई। बनाना को हमें एज ए कैश क्रॉप, एज ए मेन क्रॉप अटेंशन देनी चाहिए। जब हम अटेंशन देंगे तो वहाँ पे हमारा बाकायदा वाइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाना चाहिए। अभी तक सर वो अपनी R&D सेक्टर में जो भी रिसर्च होती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर होती है। कोई प्रॉपर रिसर्च का इदारा नहीं है। और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बनते जाते हैं। हमें फार्मर्स की ट्रेनिंग के ऊपर और इसके साथ साथ जो R&D सेक्टर से उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। हमें वर्किंग ग्रुप्स जो है बनाना चाहिए जिसमें फार्मर्स भी शामिल हों। और इसके अलावा हमें PhDC से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि PhDC ने पहले भी कभी मैंगो के अंदर भी ग्रुप्स बनाए थे, तो इसी तरह ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि वो ग्रुप्स अपनी रिसोर्सेज को एक साथ जमा करके अपने तजर्बात को शेयर करके मैंगो की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। हमारे फार्मर को जब ही फायदा होगा जब हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी। लोकल मार्केट से हमें इतनी ज्यादा जो है वो प्राइस नहीं मिल पाती, इनपुट जो है वो बहुत महंगे हो गए, तो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। PhDC ने इनिशिएट लिए कि NLC के साथ जो है वो काजाकिस्तान वगैरह में एक्सपोर्ट शुरू किए, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा और इन्हांस करना चाहिए। ये थे, जो कुछ सवाल हो तो पूछें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अब करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज एक एक करके अपना हैंड रेज करते जाएं और सवाल पूछ लें। रिजवान साहब आपको बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं बात करना चाह रहा जी प्लीज। हूँ। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी जी प्लीज सवाल पूछिएगा जी। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही है और इंफॉर्मेटिव भी थी और सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। मैं रिजवान खान बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ कृषि इंडस्ट्री में। तो जी डॉक्टर सर। साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है कि ये जो रीज़न है इसके, हमारे डिजीज के या हमारी यील्ड जो कम होती है या प्रोडक्शन कम होती है, तो इसका सद्भाव करना लाजमी है। तो इन्होंने बीच में ये कहा है कि इन्फेक्टेड शक्कर जैसे हम लगाते हैं या उसकी रीप्लांटिंग करते हैं, उससे हमारी डिजीज कंटिन्यू हो जाती है। तो इन्होंने जो कहा कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो ज़्यादा तादाद में अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा वो पॉइंट इन्होंने रेस किया है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में टिश्यू कल्चर लैब बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। जबकि इतने ज्यादा बनाना पैदा होता है और उसके लिए टिश्यू कल्चर बनाने की जरूरत है। तो इस हवाले से हमने एक छोटी सी कावश की है। कृषि इंडस्ट्री ने एक लैब डेवलप की, टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें हम ऑलरेडी बनाना और पाइनएप्पल पे काम कर रहे हैं। तो बस अमर इस बात की है कि हमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए, फार्मर्स को मतलब अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें ना करें और इसका सद्भाव करें, तभी जाके उनको हाई यील्ड और प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये अच्छे तरीके से कवर किया और हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को दें ताकि इस तरफ जाए, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इफेक्टेड ना हो। जी रिजवान साहब, वो आपने सही कहा। और वो मैं जानता हूँ कि कृषि वालों की जो है वो माशाल्लाह से टिश्यू कल्चर लैब है, फंक्शनल है, और ये कृषि की तरफ से एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और कोशिश करें, आपका इदारा बहुत बड़ा है, कि इसको और एक्सटेंड करें आप अपने सेटअप को। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया।
शुक्रिया रिजवान साहब। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज जरूर पूछे। न्याज साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं सर? न्याज निजामनी साहब सर, सर अनम्यूट करिएगा अपने आप को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। न्याज साहब म्यूट अनम्यूट करिएगा अपने आप को प्लीज। जी प्लीज। खबर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी आ रही है, प्लीज सर। अच्छा, खबर साहब, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर वो कमेंट करते वो डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन पे तो एक और बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, उस पर नहीं डिस्कस करते। लेकिन मैं जो है ना वो अपनी डिस्कशन को जो है ना वो ये समझे कि पहले इसको क्लाइमेक्स से शुरू करता हूँ ना। वो ये है कि अगर हमें डिले हो जाते हैं ना 2 महीने, ये जो काम करने जा रहे हैं, तो ये समझे कि हमारा साल चला जाएगा। हमारे पास फकत 2 महीने हैं जो हमने चीजें प्लान की हुई हैं करने के अंदर ना। तो उसमें जो ये समझे कि मई से हमारा काम स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें हमने जो प्लान किया हुआ है कि हम फार्मर्स को जो है वो बंच बैग दे दें और एक कंसल्टेंट दे दें। तो ये इमीडिएटली इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये मेरी एक गुजारिश थी कि इसको चीज़ों को टाइमली कर लें। बाकी बाकी जो आपको कुछ चीज़ें डिस्कस ये करनी थी कि जैसे कि बनाना की जो मार्केट पोटेंशियल है, वो तो बहुत बड़ा है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बैंक मैनेजर है, कोई दोस्त हैं, उन्होंने कहा मेरे पास एक एलसी खुली है, और वो एलसी G9 बनाने के लिए खुली है $2.5 पर केजी के हिसाब से, यूएई की किसी कंपनी के साथ ना। तो ये देखें कि ये इस तरफ जो है ना वो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और डिमांड आ रही है। उसके अलावा हमने अभी एक रिसेंट टूर जो है ना वो अरेंज किया था ईरान का ना। उसमें भाई है मेरे, भाई सरफराज, उन्होंने विजिट किया था ना। तो उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी बताई और कुछ चीज़ें हमारे लिए हो सकता है कि बेहतर ना हो। जैसा कि वो ईरान गवर्नमेंट ने ये समझे कि एक बड़ी कोशिश शुरू कर दी है कि इंडियन कंसल्टेंट हायर करके टिश्यू कल्चर लैब्स और ग्रीन हाउसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि 3 साल के अंदर जो है ना हम अपनी अपनी जो है ना वो बनाना की इंडस्ट्री डेवलप कर लें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन ये हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। हो सकता है कि अगर हमने इनिशिएटिव लेके चीज़ें जल्दी शुरू ना की तो ये समझे कि ईरान की हमारी मार्केट तो चली जाएगी, लेकिन ये समझे कि वो भी इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे हमारी तरफ। तो ये जो चीज़ें हमारी इस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज में हायल हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो ये पोर्शन था ना जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये निगलेक्टेड पोर्शन था। काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं ना, जिसमें टिश्यू कल्चर लैब है और डिजीज का थ्रेट है, वेराइटीज हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं हम ना। तो इसके लिए आपसे ये गुजारिश थी कि आप काइंडली इसको जो है ना वो एड्रेस कर लें। बाकी डॉक्टर मुबीन साहब की प्रेजेंटेशन पे कोई एक अलग ही सेशन कर लेंगे कि ये चीज़ें जो है ना वो बनाना की सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी ना, मैनेजमेंट ये एक अलग इशू है। तो फिलहाल जो है ना वो आप थोड़ा इस पे हमें फीडबैक दें कि 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं कंसल्टेंट, और ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें, जिसमें बैल इंजेक्शंस हो गई, और ये होगा ये कि जब बंच जब इमर्ज होता है तो उसको बैल इंजेक्शन लगाते हैं, फिर बंच उतरते उतरते उसको 3 स्प्रे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना वो उसको बंच कवर लगा के और वो हार्वेस्टिंग रिबन्स लगा दी जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो हार्वेस्टिंग का इशू आता है, जिसमें वो हार्वेस्टिंग पैड चाहिए होते हैं, जो फील्ड से कैरी करने के लिए जो है ना वो वर्कर अपने कंधों पे रखे, वो इजीली मैनेज हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना हम टाइमली फार्मर्स को दे दें कि इस साल हम जो है ना वो इस सूरत हाल को फेस कर सके, और हम इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से इसकी कॉस्मेटिक इम्प्रूव करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम चीज़ों को पहुंचा दें। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि वो फार्मर्स पूछ रहे हैं कि विजिट जो है ना वो हम कब प्लान करें और कब ये होगा।
काइंडली, बस यही मेरी गुजारिश थी आपसे। जी निदान साहब, इसका मैं रिस्पॉन्स करूंगा। जी अब जी ऐसा है कि दिसंबर में हमने टंडोजाम में बनाना पे इवेंट किया, जिसमें जी हमने जी 5 से 6 अपने जो सेंट्रल एशिया में ट्रेड मिशन हैं उनको भी हमने इनवाइट किया। उन्होंने जी जी आप लोगों को डिफरेंट जो प्राइसिंग है और जो बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में ब्रीफ किया। आपको रिक्वेस्ट ये हमने की थी कि क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें जब ईडीएफ में कोई फंडिंग के लिए जाते हैं तो दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। अब ठीक है। एसोसिएशन का हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पास चीजें आए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक जो एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। जी एहसान साहब, अगर म्यूट कर लें अपने आप को। जी, वो अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। सर वी आर देयर विथ ओपन आर्म्स फॉर यू, लेकिन हमें एक चीज को आगे मूव करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको चीजें थोड़ा क्विक करवा लें। हम आपका डेलीगेशन भी भेजने को तैयार हैं, आपको कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। आपको जो बैग्स का कह रहे हैं तो उस वक्त भी हमने आपको कमिट किया था, हम आज भी आपको वही चीज कमिट कर रहे हैं। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस ना, कि आप हमें वो चीजें लिख के भेजें। अब एक पेपर पे चीजें आई हैं, उसको फिर हमारा कल ऑडिट भी इशू करता है, तो और ईडीएफ में भी हम उसको पिच करने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज आप इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करवा लें, अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर करवा लें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जहां मेरी हेल्प की जरूरत है आपको, जो हमारा वो एसोसिएशन रजिस्टर करता है डीजीटीओ, उसमें अगर मुझे कहने की जरूरत है मैं वहां उसमें कहूं। लेकिन सर जो पहला स्टेप है आप वो तो लेना, उसको कंप्लीट कराएं ताकि हम आगे स्टेप्स ले आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मैंने आपको कहा था कि ये आखिरी स्टेजेस में एक मीटिंग होनी है। वो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है ना, हम उसके इंतजार में बैठे। जैसे ही होगी तो ये इंशाल्लाह एक्सपीडाइट हो जाएगा और वो विद इन अ मंथ हम उसको कंप्लीट कर लें। वो निजामन साहब, हम इसी 2 माह में ही आपका प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं। जो आप चीजें कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये चीजें आपके एंड पे करने वाली हैं, उनको थोड़ा जल्दी करवा लें। यानी इतना इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट नंबर करते 4th सेक्टर हो गया है हमारा बनाना जो है इन फ्रूट्स, हैं। और अभी तक हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है। हम एक किसी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेंगे ना सर, आपको सब्सिडाइज करना है सेंट्रल एशिया का, हम 100% उस पर अभी उस बात पे कायम है। वहां पे हमारा मिशन भी आपका वेट कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के मिशन ने हमें कहा कि जी पाकिस्तान का जो है, उन्होंने रीजन का बताया जी, टंडोवाला यार का जो है बनाना हमारे पास पहुंच गया है, मार्केट में अवेलेबल है, इसको फर्दर मार्केट करना है। सर उसके लिए जो है ना फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे, वो हम खर्च करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए सर, उसको जल्दी करवा लें ताकि इस काम को हम स्टार्ट कर सकें। यानी एक बड़ी अच्छी खबर है ये कि हम 50 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं बनाना में, एक्सपोर्ट में 50 मिलियन इज अ बिग नंबर। यानी आफ्टर मैंगो एंड सिट्रस, डेट्स हमारा पीछे हो जाएगा, बनाना तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और जिस तरीके से सिट्रस का हाल है, आप सिट्रस को पीछे छोड़ के इंशाल्लाह 100 to 150 मिलियन तक क्रॉस कर सकते हैं। हमें इंशाल्लाह हो जाएगा। इस चीज से एक्सक्यूज मी, बेनिफिट नियाज लेना साहब और चाहिए। खोकर साहब, जी मैं हाँ। आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, खोकर साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये नियाज साहब को जो 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 चीज को फॉलो करना चाहिए वो एसएमजीई को करना चाहिए। ये भी पीएचडीसी का जो है वो इनिशिएटिव था, पीएचडीसी उसमें भी पार्टनर थी। और उसने सिंध में क्या किया था कि ये सिंध मैंगो ग्रोवर्स एंड एक्सपोर्टर्स, एक प्राइवेट ग्रुप जो है बाकायदा फार्मर्स का, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का, जस्ट लाइक नियाज निजामानी साहब, उनको बनाया था। उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने अपने टेक हाउस बनाए, और वो फिर उस कंपनी, उस ग्रुप के बिहाफ के ऊपर जो है ना, उन्होंने सारी आर&डी भी की और एक्सपोर्ट भी वो जो है वो कर रहे हैं। तो बनाना में भी यही करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है। इसी तरह का जो है ना वो ग्रुप बनाए, उसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराएं, ताकि फिर लोथिक साहब पीएचडी को भी जो है ना बड़ा वो इजी। हाँ सर वो है इजी है, लेकिन वो मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका था। उसका रीजन ये था कि उनके आपस में इश्यूज शुरू हो गए थे, प्रॉब्लम उनके जो है ना वो डिफरेंट किस्म के हो गए थे। एसोसिएशन से फायदा ये होता है ना कि जब आप डीजीटीओ में रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट पिच करना, ईडीएफ में कहीं से फाइनेंसिंग लेना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इनका आखिरी मराहल में है, जितना जल्दी निजामानी साहब कर लेंगे उतना जल्दी जो है ना हम आगे चीजें जो है लेकर चलेंगे। निजामानी साहब, सरकारी इदारों के बारे में कहा जाता है कि आते हैं बातें करके चले जाते हैं। हमें खुद भी बुरा लग रहा है कि अभी 1 माह बाद आकर वहां पे हम सेमिनार करें और वही सेम बातें रिपीट कर रहे हो। बात यह है कि एक लास्ट एक इवेंट किया है, उसके बेसिस पे जो चीजें डिस्कस हुई हैं उससे अगला स्टेप हम लें। ठीक है ना सर, तो इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। थैंक यू।
ठीक है जी अजहर साहब, सर। इंशाल्लाह वो जैसे ही होती है तो फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ, लेकिन हम चीजें जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर लें। और वो तो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे ही मिलेगा ना तो चीजें तो हम सारी तय कर लेना। एक तो ये है, आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि वो बंच बैग आप इंपोर्ट करेंगे या यहाँ पे बनवाएंगे ना, ये सर जो प्लान तो हम कर लें। आप एसोसिएशन के लेटर पे चीजें हमें भिजवा दें, सारी चीजें करवा देंगे आपको, इंपोर्ट भी हो जाएगा। वहां पे हमारे ट्रेड मिशन है, वो कर सकते हैं, हम इधर भी बनवा सकते हैं वो, और बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले आप एक लेटर हेड आप हमें भेजें कि आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई है, ताकि हम ये ईडीएफ में एक भी पिच करें और दूसरे लेटर काम हेड करें। तो एक तो लेटर हेड पे मैंने आपको लेटर भेजा था, सर वो वो शायद नहीं, आपको सर मिला वो नहीं। नहीं है सर, एक रजिस्टर्ड जो होता है ना डीजीटीओ के साथ, वो आप चीजें भेजें सर प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। साहब साहब आपका क्वेश्चन है सर। हेलो, जी सर, जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी सलाम। मोहम्मद इकराम राई बोल रहा हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन, मुल्तान से ताल्लुक है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है खोकर साहब आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, कि आपने माशाल्लाह जिस तरह आपकी एफर्ट से मैंगो, किन्नू, इसी तरह बनाना पे आपने तवज्जो दी है। हमारी सोनी धरती, सिंध की प्यारी मिठी धरती का बनाना जो है पूरी दुनिया में माना जाता है, मगर हमारे पास सहूलियात का फुकदान है। हमें G9 जो है ना क्वालिटी वाला नहीं मिलता जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे पास तुर्की से, अजरबैजान से, दुबई वगैरह से काफी ऑर्डर आते हैं, मगर हमें G9 बहुत किल्लत से मिलता है, अच्छा नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के मुताबिक ज्यादा, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की है कि ईडीएफ के पास फंड तो पड़ा है मगर वो अवेल नहीं हो रहा है, मगर उसके लिए कोई पॉलिसी है, कोई बेहतर करें ताकि उस फंड को इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा मुल्क जरे मुबादला कमा सके। हम इंशाअल्लाह ताला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से, वर्ल्ड बैंक से हमारा छुटकारा हासिल हो सकता है, जैसे तुर्की ने, बांग्लादेश ने, मिस्र ने अपने आप को पॉपुलर किया है। हमारे पास बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हमारा खर्चा जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा, हम उनके मुकाबले में नहीं जा सकते। इसके लिए मेहरबानी करें, गवर्नमेंट को कहें कि एक्सपोर्ट पर और एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे। आपकी एफर्ट काबिल तारीफ है, हम आपकी कदर करते हैं, आपके बहुत इवेंट की भी आपकी बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी साहब साहब आपका क्वेश्चन है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं भी साइंटिफिक ऑफिसर बात कर रहा हूँ कृषि इंडस्ट्री से ही। वो अभी आपने प्रेजेंटेशन में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि हमें जो टिश्यू कल्चर वालों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर्टिफाइड सकर्स नहीं मिलते ना। तो उसके लिए ये फिर मतलब ये सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या वो रिसर्च सेंटर है, उन्हीं को ये इकदाम उठाना पड़ेगा कि वो एक प्रॉपर जीन बैंक बनाएं। जैसे हम लास्ट टाइम यहाँ से इतना खर्चा करके सिंध गए, वहाँ पे सबसे मीटिंग्स करके आए कि हमें सर्टिफाइड सकर्स दिए जाएं। तो मतलब हाँ, अभी तक हम उसके वेट में और हमें प्रॉपर सकर्स नहीं मिल रहे। वहाँ खालिद साहब से मुलाकात हुई, सबसे हुई, लेकिन अभी हमें वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए किसी ने भी। तो इसके लिए ज़ाहिर है एक सेंटर बनाना चाहिए या वहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो खुद कांटेक्ट करे टिश्यू कल्चर लेब्स को, बजाय इसके कि उनको मतलब वो किया जाए वो अपनी उसमें। फिर ये सर मैं इस चीज़ के बारे में आपसे वो लेना चाह रहा था कि वो कौन करेगा। साहब साहब आपको हमारी टीम अभी इस मीटिंग के बाद कॉल करेगी, हम एक सेपरेट मीटिंग कर लेंगे, हम इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे कर सकते हैं। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। खबर आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जी सर, नोट कर लिया। साहब साहब आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, हम आपसे रब्ता कर लेते हैं आफ्टर वेबिनार। जी वो जाफर साहब के मैंने कांटेक्ट में ऐसे डाला भी है, वैसे मेरा कांटेक्ट जाफर भाई से सबसे। ठीक ठीक है जी। किसी और पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है वेबिनार के हवाले से तो वो काइंडली पूछ लें। जी मेरा एक सवाल है जी खोकर सर। साहब। जी ये तो माशाल्लाह मुबीन साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी। आइंदा के लिए प्लीज़ इसका भी ज़रा ख्याल रखें कि लेमन्स पे एक वेबिनार होना चाहिए। लेमन्स जी हमारा बहुत ही पोटेंशियल है, यहाँ सिंध में भी हमने लगाए हुए हैं सीडलेस लेमन्स, मगर इसकी मार्केटिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो है, हमें कुछ भी नहीं उस पर मिल रहा।
दूसरी एक और सजेशन ये है कि जब भी आप वेबिनार करें प्लीज सेंट्रली करें म्यूट, ये जो सारे म्यूट जो है ना वो सेंट्रली कंट्रोल करें, बिकॉज बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है। थैंक यू सर। नोटेड सर। सर हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो वेबिनार कराएंगे वो लेमन्स पे ही करवाएंगे। और जो आपने कहा है तो म्यूट का, तो हम वो पहले मीटिंग से पहले भी वो बता देते हैं, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप की डिस्टर्बेंस और ना हो सर। लेकिन लेमन्स पे सर बहुत पोटेंशियल है। लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, वहां पे हमारा जर्मनी में मिशन है, वो कहते हैं कि वहां बहुत डिमांड है हमारे लेमन्स की। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे ट्रेड मिशन है उनके साथ भी आपको जब हम वेबिनार करें तो उनको भी कनेक्ट करें, ताकि वो आपको मार्केट पोटेंशियल के बारे में बताएंगे क्या वहां पे मार्केट पोटेंशियल है इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर लेमन्स। खोकर साहब, जो मेरे पास सीडलेस लेमन्स हैं, वुड यू बिलीव इट इज बिगर देन अ गोल्फ बॉल, मगर इसकी वो जो है इधर मार्केट नहीं है एज कंपेयर टू जो कागजी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है सर। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएई में भी जा रहा है, सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है सर ये। हाँ बिल्कुल जा रहा होगा, मगर यहाँ हम जो मंडी में बेचते हैं वो हमें उसका वो नहीं मिल रही, मार्केट नहीं मिल रही। हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं शेख साहब कि जो ये हमारा वैल्यू चेन है ना, आप जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना उनको सारा मालूम हो जाए। जैसे हम ईरान में एक जिसे कहें कि एक नॉन ट्रेडिशनल तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं बनाना को, हमने इसलिए सेंट्रल एशिया की मार्केट इंट्रोड्यूस कराई। वहां पे जो हमारे कमर्शियल मिशन बैठे हुए हैं उनकी मीटिंग कराई हमारे बनाना एक्सपोर्टर से, ताकि उनको बता सकें कि कितनी इसमें डेप्थ है, कितना आपको प्राइसिंग डिफरेंस हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही है PhD के प्लेटफॉर्म पे कि हम आपको नई मार्केट बताएं और ये बताएं कि प्राइसिंग का क्या इश्यूज हैं या डॉक्यूमेंटेशन के क्या इश्यूज हैं, उसमें कैसे हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। किसी और पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई सवाल है तो काइंडली नहीं, पूछ लें। कोई सवाल नहीं है सर। आखिर में मैं याद करूंगा कि लास्ट ईयर जो है 22-23 में हमारा एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था वो इट वाज अराउंड 5.1 बिलियन, और हमने अभी जो करंट ईयर में 7 मंथ में हमने 5.1 बिलियन क्रॉस किया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 7 बिलियन तक पहुंचेंगे। आपको ये डेटा बताने का मकसद ये था कि एग्रीकल्चर इज अवर फ्यूचर। टेक्सटाइल बैठता जा रहा है, आप लोग जितना इस पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना इसको इंप्रूव करेंगे, फ्यूचर इज आवर एग्रीकल्चर, स्पेशली आफ्टर द कोविड। पूरी दुनिया जो है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे, एग्रो प्रोडक्ट पे आ गई है, और हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताएं, बल्कि वैल्यू चेन में जहां जहां पे आपको इश्यूज आ रहे हैं वो भी आपको हम हेल्प करें उनको फाइन ट्यून करने में। जहां फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करें, जहां टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करें। रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। आप हमें बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे हम इंटरवीन करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उन चीजों में। लेकिन चीजें आपके तरफ से रिटर्न में आनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए आनी चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी सेपरेटली इंडिविजुअल बंदों को इतना इंसेंटिव नहीं देती। कोशिश यही होती है कि हम आपको सपोर्ट जो करें वो प्लेटफॉर्म बेसिस पे करें। आपको अगर EDF का मैं मिसाल दूं कि 60 to 70% जो है एग्रीकल्चर में 2 से 3 प्रोडक्ट को फंडिंग गई है। व्हाट इज द रीजन? कि वो लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका अपना प्लेटफॉर्म है जिसको वो लोग यूज करते हैं, जिसके जरिए उनको सारी नो हाउ है। तो हम आप लोगों को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एवर योर प्रोडक्ट इज, इट शुड कम थ्रू द प्लेटफॉर्म। इट इज एसोसिएशन, कारपोरेशन, वट एवर इट इज, उसके जरिए है, ताकि हमारे लिए आगे उस जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपके तरफ से रिकमेंडेशन है, उसकी हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकें। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि प्रोजेक्ट लग गया, आगे 2 साल कैसे चलेगा, 3 साल कैसे चलेगा, उसको किस तरीके से करना है, वो उसमें हम आपकी भी हेल्प करें और आपसे भी हम हेल्प लें। ठीक है ना सर? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम अवेलेबल हैं, PhD का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जी जी सर। सॉरी सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया। जितने भी हमारे मैंगो वेबिनार्स हुए हैं वो मुल्तान के माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट जो हैं लोगों ने किए हैं। एक आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी जो है ना एक्सपर्ट लेके मैंगो पे एक सिंध के स्पेशली ऑन सिंध, वो ज़रा वेबिनार करवा दीजिए प्लीज़। जी सर, ऐसे करेंगे। हमने मई में किया था, मई 2023 में, जब हमने ये
मैंगो बैगिंग का कॉन्सेप्ट लाए थे, और उसमें मई में भी किया, अगस्त में भी किया। माशाल्लाह टंडो जाम यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी इस पे, जो मैंगो बैगिंग का था। उन्हें बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, अब्दुल मुबीन लोधी साहब जो हैं, ही इज फ्रॉम द टंडो जाम यूनिवर्सिटी। तो I was माशाल्लाह abroad. Actually, I missed that. जी, I was not here. वो आपका प्रेजेंटेशन हम शेयर कर लेते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अवेलेबल होगी, विद इन 1 आवर जो है उस पर अपडेट हो जाएगी। तो सर आप कोशिश करें शेख साहब के हमें कमेंट्स लिखें, आप हमें जो है ना गाइड करें, ताकि चीजों को उसी हिसाब से हम फाइन ट्यून करें सर। Thank you very much. Thank you. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला थैंक यू। अंसारी अस्सलाम साहब वालेकुम। सवाल करना चाह रहे हैं। सर एक जी अब्दुल्ला साहब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलें आप। जी माशाल्लाह तमाम बेहतरीन वेबिनार हुआ है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से मेरा ताल्लुक है, एमएससी स्टूडेंट। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, मैं भी वो मेरा जो है ना क्या नाम है, सवाल बहुत ही ना छोटा है। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, सर मोबिन लोधी साहब से, कि ये आपने जो फुजीरियम विल्ट जो बताई है, इसका जो है वो पैथोजन वो किसी और होस्ट पे भी अटैक करता है, या सिर्फ ये जो है बनाना पे ही होता है? हाँ बेटा, ये सिर्फ बनाना पे ही करता है। बनाना बनाना इबाका प्लांटेशन, यानी कि सिर्फ बनाना फैमिली तक ही होता है। फुजेरियम फुजेरियम की बहुत सारी स्पेशीज हैं, लेकिन जो ये जो बनाना पनामा विल्ट जो काज करता है, वो सिर्फ बनाना और उसके उसी के फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको करता है, किसी और को नहीं करता। कोई और दूसरा इसका होस्ट नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार, थैंक यू सर। जी शुक्रिया जी। कोई और सवाल है या हम कंक्लूड करें जी? अस्सलाम वालेकुम सर, अदनान फ्रॉम फाइबरकास्ट। कैसे बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वसीम साहब पूछें जो पूछना चाह रहे हैं आप। सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी आ रही है? वसीम साहब आपका कोई इशू है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोले, प्लीज सवाल करें अपना, प्लीज सर। सर माशाल्लाह अच्छा चल रहा है ये बनाना के ऊपर। सर हम ये चाह रहे हैं कि अपना ये मुल्तान से आके मुजफ्फरगढ़ में अगर हम इसकी काश्त करना लगाना चाहें तो ये पॉसिबल हो सकता है? जी डॉक्टर साहब इसके ऊपर कमेंट करिएगा प्लीज। सर वेदर कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी तक की स्टडी तो यही है कि सिंध की कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, ये जहाँ पे यानी कि जो साहिली इलाके हैं ये उनकी फसल थी, सजावल बदीन वगैरह की। हो सकता है कुछ वैरायटीज जो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करने चाहिए, हो सकता है कि मे बी के वहाँ पे जो है वो हो जाए। लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे वहाँ की क्लाइमेट का। जी वसीम साहब बेहतर यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, आप एक आध एकड़ जो है वो एज अ टेस्ट जो इसको लगा के देख लें। अगर यहाँ पे कामयाबी से होता है तो ठीक है। जैसे कि इन्होंने फरमाया कि ये साहली इलाके की फसल है, जो बनाना की बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए बनाना तो शायद उग जाएगा, पौधा उगाना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपका अल्टीमेट पर्पज उसका फ्रूट है। अगर फ्रूट का साइज, क्वालिटी, आउटलुक उस तरह की ना बन सकी जो कि मार्केट में चाहिए होगी, तो फिर फायदा कोई नहीं है। क्योंकि पौधे उगाना या जंगल बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद उससे फ्रूट लेना है। तो आप टेस्ट करके देख लें, अगर वहाँ पे कामयाबी से होता है तो आई होप के ये चल जाएगा। जी फाइबर कास्ट से हमारे साथ साहब है, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, अदनान फ्रॉम फाइबरकास्ट। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो वैरायटी है, अगर इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करें तो वहाँ जो वैरायटी मिलती है जो बनाना की, उस साइज में काफ़ी बड़ा वैरायटी इज डिफरेंट है। तो हमें मार्केट पोटेंशियल पहले एक्सप्लोर करके वो वाली वैरायटी यहाँ पे लानी चाहिए, ताकि ग्रोअर के पास वो चीज़ अवेलेबल हो, ताकि एक्सपोर्टर्स
या न्यू कमर्स या जो मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है वहां पे हमारे पास जगह बन सके। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है और हमसे मिलता जुलता वैरायटी है, लेकिन उन्होंने भी मिडिल ईस्ट की मार्केट काफी हद तक कैप्चर की हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो है ही नहीं। साउथ अमेरिका इसमें लीड करता है, उसकी वैरायटी नो डाउट बहुत अच्छी है, रिसर्च में बहुत लीड करते हैं वो। हमारे पास रिसर्च ज़रूर मौजूद है, जैसे टंडोजाम में या फैसलाबाद में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इसमें रिसर्च पेपर्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री से जो लिंक करना है वो लिंक कहीं डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से जो रिसर्च है वो पेपर्स के अंदर ही रह जाती है और कहीं आगे कोई चेंज नजर नहीं आता। हमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करें चीज़ों को, वैरायटी या तो साउथ अमेरिका से या फिर इवन फिलीपीन से लाके यहाँ पे अगर लगाई जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा बड़ा चेंज आएगा। और बाकी जो आपका पॉइंट था कि यहाँ पे हम जो करंट वैरायटी पे काम कर रहे हैं उसमें कैसे उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, डिजीजेस से वैल्यू चेंज में कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, वो एक बहुत बड़ा एक चेंज चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को इनके साथ जब लिंक किया जाएगा, जहां आपने जैसे बात की कि अभी आने वाले टाइम में टेक्सटाइल से बड़ी इंडस्ट्री ये बनने जा रही है एग्री, तो एग्री में जब तक कोल्ड स्टोरेज नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, बहुत बड़ा सप्लाई चेन का गैप आ रहा है। चीजें शेल्फ लाइफ लॉस जो लॉसेस हैं, लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं शेल्फ में पहुंचने से पहले ही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रीफर गाड़ियां यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कंसर्न जो है वो है हमारे पास जो वैरायटी है, वैरायटी पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, जरा उस पर कोई अगर पॉइंट दे सके। हाँ, अच्छी सजेशन है और अच्छा क्वेश्चन है। वैरायटी डेवलपमेंट पे जो है, वैरायटी डेवलपमेंट ये नहीं है कि एक दफा काम एक वैरायटी ले आए और खत्म हो गया। वैरायटी डेवलपमेंट जो है और वाइटल पे रिसर्च जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हमारे पास बनाना को हम एज ए केश क्रॉप हम नहीं लेते। हमारे पास थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी बनाना के लिए और कोई भी फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे कोई भी डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर या जिसको सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जहाँ तक ये बात है कि हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है, अभी प्रेजेंटेशन में आपने एक्सपोर्टर सुना कि हमारी जो वैरायटी है G9 है, और G9 जो है वो एक्सेप्टेबल वैरायटी है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली जो सेंट्रल स्टेट है हमारी, काजाकिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, वहाँ पे G9 की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ यही है कि ड्यूरिंग यानी ये फ्रूट ऑर्चर्ड के ऊपर स्टोरेज में, ट्रांजिशन में हम उसके अगर पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर उसकी थोड़ी सी केयर करें कि उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू खराब ना हो, तो G9 में पोटेंशियल है। लेकिन साथ साथ में दूसरी नई वैरायटी पर भी काम करने की जरूरत है। वैरायटीज पे मैं बात करूं? जी डॉक्टर जी, रियाज साहब आप प्लीज इस पे कमेंट कर दें सर। अच्छा, वैरायटीज का ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी वैरायटीज हैं वो सारी हमारे पास हैं, और मोस्टली जो वैरायटीज हैं जो चलती हैं वो G9 और विलियम्स हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास वैरायटीज हैं जो साउथ अमेरिका से हमने इंपोर्ट की थी, जिसमें एक वैरायटी है जाफा के नाम से ना, और गल है, और ADI है, और विलियम्स है, G9 है, ढाका है, और एक और वैरायटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत मशहूर वैरायटी थी, जो ताइवान से जापान को जाती थी, फर्मूसाना, और उसका जो म्यूटेंट 218 वो हमारे पास है। तो वैरायटीज हमारे पास सारी हैं। बाकी ये जो आखिरी जो कड़ी है, जो पूरी चेन का जो आखिरी लिंक है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो जब पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसी तरह जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे जिस तरह वो इंडिया वाले कर रहे हैं, तो हम कैपेबल हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। और इंशाल्लाह वो जल्दी हम कर लेंगे, विद इन अ ईयर मुझे उम्मीद है कि हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन है किसी की तरफ से, या हम लोग कंक्लूड करें सर? सर मैं कुछ इस पे कमेंट करूं थोड़ा सा? जी कर लेंगे।
ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा सा लेंथी होगा सर। ऐसा है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्टेबल वैरायटी है वो है द जायंट हाईलैंड बनाना, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी वैरायटी है। और अगर एक्सपोर्टर्स, ये तो एक वैरायटी का पॉइंट हो गया। अगर दूसरे एंड पे देखें हम एक्सपोर्टर्स की मार्केट, तो अगर मैं आपको बता सकूं कि अभी चलें प्रोड्यूसर्स जो हैं बनाना के, वो तो समझ में आता है कि वो एक्सपोर्टर्स की बड़ी लिस्ट में मौजूद हैं, जिसमें एक्वाडोर लीड करता है, उसके बाद फिलीपींस, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, यहाँ तक ये प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो नेदरलैंड्स का आता है, जो कि बनाना प्रोड्यूस नहीं करता, वो अपने पास लाता है, सिर्फ उसको वहां पे स्टोर करता है और वहां से एक्सपोर्ट करता है। वो 1 2 3 4 5 5th नंबर पे नेदरलैंड्स, 6th पे बेल्जियम। यहाँ बनाना प्रोड्यूस नहीं होता, ये लोग सिर्फ वहां से सोर्स करते हैं, सोर्स करके आगे कनेक्ट करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास अच्छी सप्लाई चेन का सिस्टम मौजूद है, और उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वो पूरा बाय बैक गारंटी। जैसा कि किसी टाइम में यहाँ पे मैंगो पे एक बहुत अच्छा काम हुआ था, और उसमें सप्लाई चेन पे काम किया, और अभी हॉट ड्रिप आ गया और बाकी चीज़ें आ गई, तो शेल्फ लाइफ की इंक्रीज को कंसीडर किया गया। जबकि बनाना में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पे जो देखा है, ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट है यहाँ से पाकिस्तान से बनाना का ईरान में सिर्फ। और ईरान का भी जिस सिस्टम से जाता है वो भी आपकी नॉलेज में है कि नो रिफर नो कुछ, और रिफर से भी जा रहा है तो वो किस पैकिंग में किस तरह से जा रहा है। तो चीज़ें एजुकेट करने की ये वाला स्टेप बहुत अच्छा है। जैसे आज वेबिनार हो रहा है और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बात की कि फील्ड विजिट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और कनेक्ट करने की जरूरत है। नए लोगों को इसके साथ कनेक्ट करें, ताकि वो वैल्यू एडिशन जो भी होनी है उसको एज अपॉर्चुनिटी इसको पिक करें, और इंडस्ट्री अपनी लगाएं, या कोल्ड स्टोरेज लगाएं, या दैट्स इट सर। जी बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी। आपने जो सजेशंस दिए हम उनको मलूज़े खातर रखेंगे। एक्चुअली हमारा जो मैंडेट है, हम लोग ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं। हम एकेडेमिया रिसर्च के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है या रिसर्च जो उन्होंने की हुई है, उसकी फाइंडिंग्स अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिस तरह आज का वेबिनार हम लोगों ने किया, ऑब्वियसली बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अभी गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। और वैल्यू चेन खासतौर पे बनाना की अगर बात करें तो उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम लोगों ने, चूंकि हमारा मैंडेट ही यही है कि हमने वैल्यू चेन्स को डेवलप करना है, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, ताकि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जगह बन सके। तो जो हमारे मैंडेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहे हैं। जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च हैं, या जो उन्होंने जो भी काम किया हुआ है, चाहे वो बनाना हो, मैंगो हो, सिट्रस हो, या कोई और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो, हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज़ हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो हमें लोग कांटेक्ट करते हैं, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, जो उनके मसाइल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी एड्रेस करें। तो आई होप कि विद द टाइम इंशाल्लाह हम लोग अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। जिस तरह अभी सिट्रस की वैल्यू चेन डेवलप हो चुकी हुई है, मैंगो की वैल्यू चेन डेवलप हो चुकी हुई है, पोटैटो की वैल्यू चेन डेवलप हो चुकी हुई है, अनियन की वैल्यू चेन डेवलप, इसको भी टाइम लगा है। एक ट्रांजिशन फेज के अंदर हर प्रोडक्ट गुजरती है, फिर उसके बाद जाके वो अपना माइलस्टोन अचीव कर लेती है। इंशाल्लाह वी आर मच होपफुल कि हम लोग ये जो इश्यूज हैं बनाना के, इनको हम एड्रेस जल्दी कर लेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। वसीम साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? पावर साहब जी जी हाजी मोहम्मद इकराम राई बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास कोल्ड स्टोर सिस्टम जो ओल्ड चले आ रहे हैं, जिसके अंदर हम कोयला लगाकर फिर उसको ठंड देकर केला पका रहे हैं, जो हमारा रिवायती है। पहले तो हम भट्टी लगाते थे, अब भट्टी का सिस्टम खत्म हो गया, अब कोयले के लगा के थोड़ी देर के लिए फिर उसको ठंड दे के केला पका रहे हैं। कोई जदीद टेक्नोलॉजी, कोई जदीद सिस्टम आने चाहिए ताकि केले को हम अच्छे तरीके से पका के उसकी वैल्यू चेन बनाएं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाएं, उसका मियार ज्यादा से ज्यादा करें। इसके लिए कोई एफर्ट होनी चाहिए कि अच्छे कोल्ड स्टोर होने चाहिए, रेफर कंटेनर में माल आना चाहिए, जो कि अपना आता है पुराने रस्म रिवाज से यहाँ काम हो रहा है, जिसके ऊपर सेल्फ लाइफ हमारी खराब होती है। केला बहुत खराब, फ्रूट सब्जी एनीवे, यानी कि अच्छा ट्रांसपोर्ट का निजाम ना होने का खराब होता है। इसके ऊपर कोई मेहरबानी करें।
जी भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, चीज़ें मार्केट के अंदर काफ़ी विजिबल हो चुकी हुई हैं। जो पुराने आपने बात की कन्वेंशनल मेथड्स के ऊपर लोग इसकी राइपनिंग कर रहे हैं या इसको स्टोर कर रहे हैं या इसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ मालूमात इंफॉर्मेशन या इसके जो एसओपीज हैं वो अवेलेबल हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारे फार्मर हजरात, हमारे आप चूंकि आड़त के साथ आपका ताल्लुक है, आप फार्मिंग कम्युनिटी से भी हैं, आप कोल्ड स्टोरेज के को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोरेज जितने भी हमारे पंजाब साउथ पंजाब रीजन में है, तो आपसे भी ये मेरी गुजारिश होगी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। यकीनन उस इंफॉर्मेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की जगह होगी, लेकिन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनल तरीकों से हमें निकलना चाहिए, तो सर ये आप लोगों ने खुद करना है। हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने राइपनिंग के लिए क्या मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर केले को राइप करना है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखें, आज भी लोग मैंगो को, आम को पुड़ी लगा के पकाते हैं, जबकि लोगों को पता है कैल्शियम कार्बाइड, जिसकी मैं बात करूंगा, कि उसको आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि वो ठीक नहीं है, कार्सिनोजेनिक है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उनकी अपनी जाती पसंद या नापसंद की बात है। हम बाई फोर्स किसी को नहीं कह सकते कि आपने क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं। इसी तरह केले के अंदर भी राइपनिंग के जदीद तरीके जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जरूरत सिर्फ ये है कि उनको समझ के अडॉप्ट करना है। बाकी ये हम लोग सेपरेटली आपसे बात करेंगे, आपको इंशाल्लाह हम सारे एसओपीज आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और हमारी गुजारिश यही है कि जितने हमारे यहाँ पर काश्तकार साहबान या जो मंडी के साथ जो मुंसलिक हैं या एक्सपोर्टर हजरात हैं या प्रोसेसर हजरात हैं, उनसे गुजारिश ये है कि प्लीज इंफॉर्मेशन लिया करें, चीजों को समझा करें, सीखा करें, कि कोई ऊपर से ताकत नहीं आएगी जो आपके हालात बदल देगी। आप लोगों ने खुद अडॉप्ट करनी है चीजें। जब तक आप खुद चीजों को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप अपनी हालत को नहीं बदल सकेंगे। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी आपको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट आपके घर में नहीं दे सकती, ये गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। गवर्नमेंट आपको सिर्फ गाइड कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, जो कि हम करने के लिए बैठे हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये मेरा केला है, इसको अब ले जाएं, पका के पैक करके बेच के प्रॉफिट मेरे घर ले जाएं। ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की जो माइंडसेट है, उससे मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी, क्योंकि हम थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं, चीज़ों में डर रहे होते हैं, थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि प्लीज़ आप लोग चीज़ों को अडॉप्ट करें, पहले सीखें। और सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, अच्छी बात है। आजकल के डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन का जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ी आराम से हुआ है और चीज़ें मिल जाती हैं। तो गुजारिश ये होगी कि आप लोग हमारे ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस तरह के इवेंट्स कर रही है, रिसर्च के हमारे जो इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म से भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है। तो आप ऐसे इवेंट्स को अटेंड करें, चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट्स आएंगी। बड़ी मेहरबानी है साहब। मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगा, फिर डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि थैंक यू। टाइम है हमारे पास। थैंक यू। हमने इसको कंक्लूड किया। वसीम साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर, प्लीज जल्दी से करिएगा ताकि हम कंक्लूड कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी मुबीन साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हम उधर मुजफ्फरगढ़ में सर हमारे 2010 के बाद वो फ्लड 10 के फ्लड के बाद हमारे ना उधर मैंगो की फसलात जो है बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो इस बारे में सर अच्छा थोड़ा वसीम आगाह कर साहब, दें। वसीम साहब आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिफोर वी गो टू डॉक्टर मुबीन साहब, ये चूंकि सेशन आज का हमारा बनाना के ऊपर था, आपसे गुजारिश है कि आप अपना नंबर शेयर कर दें। हम आपको मुबीन साहब से और जो हमारे मैंगो के आपके साउथ रीजन के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ थ्रू करवा देंगे, आप उनसे गाइडेंस सीख कर लें। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई अटेंशन डाइवर्ट ना हो। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको कंसर्न जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपके रीजन में, उनके साथ थ्रू करवा देंगे। आपकी मेहरबानी। मेरा ख्याल टाइम चूंकि काफ़ी हो गया है, हम कंक्लूड करते हैं। मैं कंक्लूजन में सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने टाइम निकाला। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो मटेरियल है आप लोगों के साथ शेयर किया गया और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। इस तरह के सेशंस को अटेंड करते रहें। ये सेशंस आप लोगों के लिए ही हम लोग मुनक़द करते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी जो वैल्यू चेन का पार्ट है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए डेडिकेटेडली, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप बताएं, गाइड करें, हम एक्सपर्ट्स की मदद से आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।
जैसा कि हम लोग हर इवेंट में ये कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रपोजल या कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा आइडिया हो जिससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा हो सके या इंडस्ट्री प्रोलिफरेट कर सके, ग्रो कर सके, तो प्लीज हमारे साथ वो भी शेयर करें। इस इवेंट की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी 1 घंटे के बाद, और जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर मिल जाएगी, और जितने बाकी इवेंट पुराने हुए हैं उसके ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई भी ऐसी बात जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड हो, यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर विद अस जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर जी। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।